चालू करें। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है ना, ज़्यादा ऊंचाई लग रही है इधर से क्योंकि मैं इसमें खड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स पहले कभी पढ़े? कभी नहीं पढ़े, ठीक है। इकोनॉमिक्स का रोल कितना है एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में कितना है, प्री और मेंस में? ऑनलाइन वालों के लिए जानकारी कि ये हाइब्रिड क्लास है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में चल रहा है। यदि आप लोगों को रिकॉर्ड, अभी आज की क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी आपको, कल से लाइव क्लासेस चलेंगी। यदि आपको बीच क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ, प्री और मेंस के लिए है ना। प्री में इकोनॉमिक्स का रोल कितना है, यदि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पर बात करूं तो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं यहाँ से अल्टीमेटली पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें से 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए प्री में से, तो मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आए हैं। कितने? 10 सालों में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें से, ठीक है। आते कहाँ से क्वेश्चन है? 2 पोर्शन है बेसिकली, एक बजट वाला पोर्शन है, दूसरा कौन सा? इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन, ठीक है। बजट मतलब सरकार जब बजट घोषणा करती है, इसका मतलब होता है कि आने वाले वर्ष में सरकार क्या करने वाली है और कैसे करने वाली है, इसकी बात बताती है। और जब वो बात करती है किस चीज की, इकोनॉमिक सर्वे की, इसका मतलब यह है कि पिछले वर्ष उन्होंने क्या क्या काम किया, इसकी चर्चा कर रही होती है वो, ठीक है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2 चीजों से क्या है, लगातार क्वेश्चन आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है मेंस का। मेंस में कितने नंबर का आएगा? तो मेंस में 2019 के सिलेबस तक यदि हम बात करें तो पूरे 150 नंबर का क्या होता था, इकोनॉमिक्स होता था, ठीक है। और वहां से 150 नंबर पूरा 150 ही आएगा, सीधी सी बात। दो पोर्शन होते थे, एक होता था एमपी इकोनॉमिक्स वाला, दूसरा होता था इंडियन इकोनॉमी वाला, ठीक है। मेनली इंडियन इकोनॉमी आता था और कुछ पोर्शन लगभग 30-40 नंबर का 150 में से किसका आता था, एमपी इकोनॉमी का, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें से कितना का इकोनॉमी आएगा, 60 नंबर का। 30 नंबर का कौन सा, इंडियन इकोनॉमी, 30 नंबर का क्या, एमपी इकोनॉमी। वो फिक्स है, उन्होंने चूंकि सिलेबस में बांट करके रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली इस नए सिलेबस पे एक बार एग्जाम हो चुका है और 30 नंबर का ही इकोनॉमिक्स आया हुआ था, उससे ज्यादा नहीं आया हुआ था, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा इसका मतलब ये है कि मैं मेंस के नजरिए को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का मेंस का पेपर है, दरअसल वो क्या है, कहने को 30 नंबर का आना है, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही जितना आपको कितने के लिए पढ़ना था, 150 के लिए। 150 के लिए आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, अभी भी आपको उतना ही नहीं, उससे ज्यादा पढ़ना है। सिलेबस उठा के देखोगे उसका 19 का और 20 का इकोनॉमिक्स का, पता चलेगा अब हमको पढ़ना ज्यादा है, आएगा 30 नंबर का। पहले 150 नंबर का आ रहा था, अब 30 नंबर का आएगा, ठीक है। तो एक ये समस्या है, तो हमको क्या करना है, ध्यान में इस बात को रखना है कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे होंगे दरअसल मेंस को थोड़ा सा ध्यान में रख करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है। रहेगा फोकस हमारा प्री पे, लेकिन मेंस को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, ठीक है। 2 चीजें आती हैं, एक आता है क्या, इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, दूसरा क्या आता है, इकोनॉमी जिसको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, और उसके अंदर पूरा क्या आ जाता है, अर्थव्यवस्था आती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है आपके नजरिए से, कोई जानकारी? छोड़ो, शास्त्र क्या होता है, शास्त्र क्या होता है? 50 जगह शास्त्र शब्द का सुनते होगे ना, हिंदी शास्त्र, संस्कृत शास्त्र, है ना। तो ये सब शास्त्र क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी विषय का एक विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, उसके सिद्धांतों, उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, तो वो सब चीजें क्या कहलाती है, शास्त्र कहलाती है। अब उस शास्त्र के आगे आप कुछ भी जोड़ दीजिए, हम यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, अर्थ जोड़ते हैं। तो यदि मैं अर्थ मतलब धन, यदि मैं क्या करता हूं, धन से संबंधित चीजों का विस्तार से अध्ययन करता हूं, उससे जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन करता हूं, उससे जुड़े लोगों का अध्ययन करता हूं, धन के आधार पर मैं क्या करता हूं, उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि की चर्चा करता हूं, तो वो सब कुछ क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। और उस अर्थशास्त्र के अंदर जितने भी नियम कानून दिए हुए हैं, यदि उन नियम कानूनों को मैं क्या करने लग जाऊं, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने लग जाऊं, तो वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं कि मेरे पास पैसा था, उस पैसे के आधार पर मैंने क्या करना चालू किया, कुछ सिद्धांत लिखने चालू किए, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, समष्टि अर्थशास्त्र होता है। जैसे उदाहरण की बात कर लें कि ये एक पूरा देश है, इस देश की अर्थव्यवस्था की यदि मैं अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, ठीक है। ये पूरे देश का अध्ययन मैं करूंगा तो क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। उसमें मैं किस चीज का अध्ययन करूंगा, मैं बेरोजगारी का अध्ययन करूंगा, यहाँ पे मैं जीडीपी का अध्ययन करूंगा। सरकार बताती है ना हर साल कि हमारा जीडीपी साइज इतना है, बोले आने वाले 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, सरकार बोलती ना बार बार। तो जब इस हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तब वो दरअसल किस चीज की बात कर रही है, अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। लेकिन वो जो किस माध्यम से बनाओगे आप, कोई तो सिद्धांत लगाओगे ना,
कि उस ऐसा तो नहीं मतलब मुझे अपने घर की इकोनॉमी बढ़ानी है, आमदनी बढ़ानी है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा? कोई तो सिद्धांत लगाऊंगा। तो वो जो सिद्धांत मैं लगाऊंगा वो क्या है? शास्त्र है। और उस सिद्धांत के माध्यम से मैं जो भी काम कर रहा हूं वो क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, तो यदि मैं अपने संसाधनों को क्या करता हूं? सही तरीके से लागू करता हूं, उनके माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं, वृद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं, तो सब क्या कहलाता है? आपका एक व्यवस्था के रूप में निकल करके आता है। यदि ये काम मैं अर्थ को ध्यान में रख करके करूंगा तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी। यदि यह काम मैं किसी और चीज को ध्यान में रख करूंगा तो जिस चीज को आप ध्यान में रखकर कर रहे हैं उस चीज उससे क्या कर देंगे? हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? आपका अर्थशास्त्र आता है। यहाँ पे हमको 2 से 3 चीजें पढ़नी है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र के प्रकार क्या होते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं या कितने दायरे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात कर लें कि मध्य प्रदेश राज्य अपना अलग बजट जारी करता है, भारत अपना अलग अलग बजट जारी कर रहा होगा। ठीक है, और ऐसे ही यूएन अपना अलग बजट जारी करता है। मध्य प्रदेश सरकार जो भी बजट जारी करती है वो उसका एक सीमित भूभाग है। मध्य प्रदेश की जो भी आपका नक्शा उसी पे लागू होगा। भारत सरकार जो भी जारी करती है वो पूरे भारत पे लागू होगा। तो कितने स्तर पे आप क्या करते हैं? उसको लागू करवाते हैं। यदि आप क्या करते हैं? उसको इंडिविजुअल की लागू करते हैं। हमारे आपके घर का भी देखकर व्यवस्था है ना भाई, आपके पापा कुछ भी कमाते होंगे, मम्मी कुछ भी कमाते होंगे, कलेक्टिवली महीने के आखिरी में बैठ के चर्चा करते होंगे भाई कितना खर्चा हुआ इस चीज में, हमने इतना खर्चा किया, अगले महीने यहाँ पे बचत करेंगे यहाँ ताकि हम ये कर सके ये कर सके। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है एकदम छोटे स्तर पर, तो वो एक अलग अर्थशास्त्र कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं? उसी सिद्धांत को पूरे राज्य, पूरे देश, पूरी दुनिया में लागू करते हैं तो क्या कहलाता है? आपका समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन चीजों को क्या करना है? समझना है। जब हमारा अर्थशास्त्र वाला पोर्शन हो जाएगा तो हम अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार वाले पोर्शन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले चीजें लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? अर्थशास्त्र क्या होता है वही अभी जो चर्चा कर रहे थे। सामान्य तौर पर इसको समझाने के लिए या परिभाषा देने के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो कहा जाता है कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि जो भी अर्थ आप प्रयोग में लेकर के आ रहे हैं, अर्थ मतलब हमेशा यहाँ ध्यान रखना धन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप अर्थ प्रयोग में लेकर के आ रहे हो तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं? अपनी सोशल लाइफ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सोशल लाइफ मतलब सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में सुधार करेंगे। बिना पैसे के सामाजिक जीवन सुधर सकता है आपका? बिना पैसे के कोई सामाजिक जीवन नहीं सुधर सकता। ठीक है, हम बात करते हैं इस उदाहरण के लिए कि लोग बोलते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म करो, सामाजिक समस्या है ना। 1947 से देश आजाद हुआ तब से खत्म करने का प्रयास करी सरकार। कितना खत्म की सरकार ने? नहीं खत्म कर पाई। लेकिन वही सामाजिक व्यवस्था तुरंत खत्म हो जाती है जब पैसे व्यक्ति के पास क्या आ जाता है? धन आ जाता है। वही सामाजिक व्यवस्था तुरंत खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके का सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ये क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या करते हैं? उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। पूरी इकोनॉमिक्स सिर्फ इन्हीं 4 चीजों पर टिकी हुई है। किसी चीज का आप क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये पेन किसी कंपनी ने बनाई होगा। ठीक है, इस कंपनी के हम क्या हैं? ग्राहक हैं। जिस कंपनी ने इस पेन को बनाया उसके हम ग्राहक हैं। ये मोबाइल है उसके हम क्या हैं? ग्राहक हैं। हम क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं उसका। हम क्या कर रहे हैं? उपभोग। उपभोग मतलब खाना नहीं होता, उपभोग मतलब यूज करना होता है। यूज करने का मतलब होता है चाहे वो क्या हो? सेवा हो, चाहे क्या हो? गुड्स हो। 2 ही चीजें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा और कुछ बनाया जा सकता है क्या? कुछ नहीं बनाया जा सकता इसके अलावा। ठीक है, यदि आप नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हैं तो वो क्या है? एक प्रकार की सेवा है। यदि क्या करते हैं? आप इसको खरीदने बाजार में जाते हैं तो ये क्या है? एक तरीके की गुड्स है। ठीक है, सिर्फ 2 ही चीजों क्या किया जा सकता है? उपभोग किया जा सकता है। ठीक है, तो उपभोग है गया, लेकिन ये उपभोग होने के पहले कहीं तो बनाया गया होगा। ठीक है, जैसे ये पेन है किसी फैक्ट्री में बनी होगी तब तो मेरे तक पहुंचेगी। तो जब ये फैक्ट्री में बन रही तब क्या कहलाएगा? ये प्रोडक्शन कहलाएगा, उत्पादन। उत्पादन के अलग अलग अंग होते हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है, तो किसी चीज का हमने क्या किया? उत्पादन किया। वस्तु का, सेवा का हमने उत्पादन किया। ठीक है, फिर उसका क्या होगा? विनिमय होगा। विनिमय मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाया जाना, एक्सचेंज उसका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वितरण होगा। जैसे उदाहरण की बात करते हैं कि भाई आप किसान क्या करता है? किसान फसल का उत्पादन करता है। सरकार उस फसल को क्या करती है? एमएसपी पे खरीदती है। ठीक है, हमें सब चर्चा करें आगे चल करके। सरकार एमएसपी पे क्या करती? फसल को खरीदती है और उस फसल को खरीदने के पश्चात सरकार क्या करती है? अपने भंडार गृहों में रख देती है, गोदाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, गोदाम में सरकार रख देती है और बाद में आपको पीडीएस की दुकान के माध्यम से वितरण करती है। पीडीएस की दुकान मतलब वो जो कोटे की दुकान चलती है, राशन वाली दुकान चलती होगी ना, राशन कार्ड है जहां पे अन्न मिलता है। ठीक है, तो उस दुकान के माध्यम सरकार क्या करती है? आपको वितरण करती है। तो उत्पादन किसने किया? किसान ने किया। विनिमय किसने किया? सरकार ने किया। वितरण किसने किया? सरकार के ही माध्यम से किया गया। ठीक है, सरकार ही वहां पे पार्टिसिपेट करेगी और अल्टीमेटली उपभोग कौन कर रहा है? एंड यूजर, जनता है ना। अल्टीमेटली उसका उपभोग कौन करेगा? जनता करेगी। ठीक है, तो ये उसमें क्या होती है? 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है,
तो ये क्या कहलाता है आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। तो एक क्या है, एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जिसमें किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा के 4 पॉइंट को शामिल किया जाता है। पहले उसका उत्पादन किया जाएगा, फिर उसका विनिमय किया जाएगा, फिर उसका वितरण किया जाएगा और अंततः हम क्या करेंगे, उसका उपभोग करेंगे। ठीक है, ये होता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम किसके माध्यम से देख सकते हैं, लॉर्ड रॉबिन्स के माध्यम से। ठीक है, लॉर्ड रॉबिन्स इसको क्या कहते हैं, दुर्लभता के सिद्धांत का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है तथा उनको पूरा करने के संसाधन क्या है, सीमित है, जिसे दुर्लभता का सिद्धांत कहा जाता है। डिमांड सप्लाई। 700 एक्सयूवी महिंद्रा की, एक साल का उसमें क्या चल रहा है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। एक्सयूवी 700 महिंद्रा की एक साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप आज अपनी उस कार को बुक करेंगे तो वो कार आपको कब मिलेगी, पेमेंट आज करेंगे, बुक मिलेगी कब आपको, एक साल बाद। सब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई क्या है, बहुत कम है। जब इसी डिमांड और सप्लाई को मैनेज किया जाता है तो व्यवस्था पूरी क्या कहलाती है, आपकी अर्थशास्त्र। ठीक है भाई, आपको पता चल गया कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ा देगी। यदि उनको पता चल गया मार्केट में डिमांड हमारे प्रोडक्ट की कम है तो हम क्या कर देंगे, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। ठीक है, तो मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई क्या है, मांग और आपूर्ति के बीच में जो एक बैलेंस बनाया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसको रॉबिन्स के द्वारा क्या नाम दिया गया, दुर्लभता का सिद्धांत। मतलब कहीं पे डिमांड ज्यादा है, कहीं पे सप्लाई ज्यादा है। जैसे उदाहरण की बात कर लें कि बिहार में मजदूर ज्यादा हैं, बिहार में मजदूर ज्यादा हैं, क्या बिहार में जितने मजदूर हैं उतनी आवश्यकता है? भाई मजदूरों की आवश्यकता कहां होगी, जहां इंडस्ट्री होगी। क्या बिहार में इंडस्ट्री है? मध्य प्रदेश में मजदूर ज्यादा है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री है नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री कहां है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री कहां है, तमिलनाडु में इंडस्ट्री कहां है, आपको गुजरात में, लेकिन वहां मजदूर नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है, कहीं पे डिमांड ज्यादा है। वहां पे मजदूर नहीं है लेकिन डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे मजदूर खूब सारे लेकिन डिमांड नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के मजदूर को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, हमको यहाँ के मजदूर को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। यही क्या है, दुर्लभता का सिद्धांत है। दुर्लभ वहां था, मजदूर वहां पे दुर्लभ था, वहां पे नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ का तमाम नॉर्थ इंडिया का मजदूर उठा करके जहां पे भी आवश्यकता थी वहां पे क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका दुर्लभता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब जैसा कि ऊपर बताया कि भाई हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र के प्रकार देखेंगे। दो प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र के सामान्य तौर पे। इसको जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कितने एरिया पे इस सिद्धांत को लागू किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स के अध्ययन के सिद्धांत को, उसको क्या कहते हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स, या उसी क्या कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब समझो, आपके पिताजी आपकी माताजी कुछ कमा रही होंगी, ठीक है, और महीने भर में हमने कितना खर्चा किया, साल भर में खर्चा कितना खर्चा किया, साल भर बड़े लंबा पीरियड हो जाता है, महीने भर में। ठीक है, महीने भर में कितना खर्चा किया, इसको बैठ करके महीने के आखिरी दिन में क्या करते होंगे, हिसाब किताब करते होंगे। मम्मी पापा की सैलरी मिला करके मान लो 50,000 रुपए हो रही होगी। ठीक है, तो हमने साल भर महीने भर में इस चीज में इतना इतना खर्चा किया, इस चीज में इतना खर्चा किया, अल्टीमेटली हमारी बचत इतनी निकल करके आई। ठीक है, तो हम साल भर में कितना पैसा बचा सकते हैं, उसमें से कितनी एफडी रखेंगे, कितनी हम क्या करेंगे, पॉलिसी खरीदेंगे, कितना बीमा कराएंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, दिमाग में चल रहा होगा, घर में बैठ के लोग चला रहे होंगे। इस प्रकार की चीजें जब भी की जाती हैं, इस प्रकार से चीजों को जब भी किया जाता है तो सब क्या कहलाता है, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम, जब इंडिविजुअल के लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पे क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग किया जाना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म मतलब वही व्यक्तिगत स्तर प्रयोग करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं, मैं ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश राज्य की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 8 करोड़ लोग होंगे यहाँ पे मोटा मोटा। यदि सिर्फ मेरे घर की इकोनॉमी का अध्ययन किया जा रहा है तो वहां पे क्या कहलाएगा, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पहलुओं को हम क्या करते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं। ठीक है, अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता, हम इंडिविजुअल उपभोक्ता थे, सिर्फ मेरी ही आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है, अथवा एक उत्पादक मतलब मंडी द्वीप में बहुत सारी कंपनियां हैं, यदि मैं सिर्फ किसी एक कंपनी की क्या करूं, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करूं, तो क्या कहलाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यदि मैं सभी कंपनियों का अध्ययन करने लग जाऊंगा मंडी द्वीप की, तो किसमें आ जाएगा, अगला वाला जो समष्टि है उसमें। लेकिन मैं सबकी अकेले अकेले करूंगा तो किसमें आ जाएगा, व्यष्टि में आएगा। ठीक है, तो एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, एक बाजार हो गया। जब क्या करेंगे आप, सामान्य भाषा में व्यक्तिगत तौर पे हर चीज का अध्ययन करेंगे, इंडिविजुअल में अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएगा, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। और इसके विपरीत क्या करने लग जाए आप, मंडी द्वीप में बनी हुई सभी की सभी फैक्ट्रियों का अध्ययन करने लग जाए, अथवा
देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में कितनी भुखमरी है, देश में कितना रोजगार जनरेट हो रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन करने लग जाए। देश की जीडीपी कितनी है, देश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है और जीडीपी का साइज क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन करने लग जाए। देश की जगह पे आप राज्य रख लीजिए, उसका अध्ययन करने लग जाए। राज्य की जगह पर आप मंडीदीप की पूरी कंपनियां रख लीजिए, उसकी भी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, पूरा आपका सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या होता है, उद्योग धंधों वाला क्षेत्र, उसका पूरा अध्ययन करने लग जाए आप। तो मतलब क्या, पॉइंट मेरा सिंपल सा है कि जब आप क्या करते हैं, सामूहिक रूप से चीजों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इंडिविजुअल में अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि, सामूहिक रूप से अध्ययन करेंगे तो समष्टि। वो सामूहिक रूप का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई एक क्षेत्रक हो सकता है, कोई उद्योग धंधों का समूह हो सकता है, राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, पूरी दुनिया हो सकती है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, वृहद। उसको क्या कह रहे थे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसको क्या कहते हैं, वृहद अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं, वहां पे छोटे पहलुओं को शामिल किया जा रहा था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के समुच्चयों, समुच्चय मतलब क्या होता है, समुच्चय मतलब क्या होता है, हाँ, छोटी छोटी इकाइयों का जो समूह कहलाता है उसको क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, भाई देश की राष्ट्रीय आय कितनी रहेगी, देश की जीडीपी कितनी रहेगी, इसका अध्ययन करती है सरकार। जब इस सरकार इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करती है तो उसको किसके अंतर्गत आता है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, कहीं पे डाउट हो तो बता देना। ये सब चीजें मेंस के लिए आपको बहुत महत्व रखती हैं। हम जब मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसको एक बार से फिर कवर करेंगे, लेकिन तब तक लिए दिमाग में बातें क्या रहेंगी, बैठी रहेंगी, तो उस समय प्रक्रिया क्या रहेगी अपने लिए थोड़ी सी आसान रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्री के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं कि अर्थशास्त्र को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किस किस रूप में डिफाइन किया जाता है, ये प्री के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे एडम स्मिथ क्या कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना एडम स्मिथ को, अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को किस रूप में डिफाइन करते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किस चीज का विज्ञान है वो, धन का विज्ञान है। बात बार अभी हम बार बार यही कह रहे थे ना कि जब भी हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं उसमें यदि हम केंद्र में क्या रख लें, धन को रख लें, अर्थ को रख लें बार बार केंद्र में, तो वो सब क्या कहलाएगा, हमारा अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो यदि आप धन को केंद्र में रख करके कुछ काम करते हैं तो अर्थशास्त्र है, उसी चीज को क्या कहते हैं, धन का विज्ञान कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। ठीक है, फिर आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। डीपीएसपी है, डीपीएसपी किस चीज की बात करता है, यदि मैं आपसे बात कहता हूं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो इस लोक कल्याणकारी राज्य की झलक संविधान में कहां मिलेगी, डीपीएसपी के अलावा कहीं नहीं मिल सकती है। ठीक है, डीपीएसपी के अलावा कहीं नहीं मिल सकती है। और वहां पे जो भी बातें दी हुई हैं वो सिर्फ दो ही प्रकार की चीजों से डील करती हैं, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक। राजनीतिक वाली तो फंडामेंटल राइट में रखी हुई है। तो यदि आपको आर्थिक सामाजिक पक्ष को क्या करना, सुधारना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी वाले पक्ष को सुधारना पड़ेगा। यदि आपको इकोनॉमी वाले पक्ष को सुधारना है तो भी आपको इकोनॉमी वाले पक्ष को ही सुधारना है। मेरा पॉइंट समझ रहे, इसका मतलब जैसे मैंने आपको पीछे बताया जाति व्यवस्था खत्म करनी है, तो भाई जाति व्यवस्था तुम नहीं खत्म कर सकते। मैं इस चीज को 50 बार लोग बोलता हूं, बोले जाति व्यवस्था खत्म कर, नहीं खत्म कर सकते हो भाई तुम। दहेज प्रथा खत्म कर लो, नहीं खत्म कर सकते। क्यों, क्योंकि जनता हमेशा क्या करती है, अगेंस्ट में जाके काम करती है। इसको इस तरीके से समझो कि सरकार कोई कानून बनाती है, तुमको सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब उस कानून को तोड़ते हो। आता है ना मजा, हमको तब मजा तभी आता है। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, मेरी ही बात है, हम सब जनता की कॉमन बात है, हम सबके दिमाग में ही चल रहा होता है। ठीक है, तो हम जब उस कानून को तोड़ते हैं तब हमको क्या आता है, मजा आता है। सरकार ने उस कानून के माध्यम से, समस्या सामाजिक है, समस्या सामाजिक है, आप कानून के माध्यम से जब उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, दरअसल आप जनता को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब वो फिर क्या करते हैं, आपके एंटी में जाके काम करते हैं, आपके अगेंस्ट में जाके काम करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सरकार प्रमोट करने लग जाए जातिवाद। ठीक है, प्रमोट तो करती भी वैसे भी भाई, जाति जाति सर्टिफिकेट जब आप बांट रहे हो इसका मतलब क्या होता है, प्रमोट ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, 15 और 16 के माध्यम से क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15-16 के माध्यम से। खैर, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या है, कल्याण की बात की जा रही है। तो डीपीएसपी क्या बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। यदि आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थशास्त्र के माध्यम से डीपीएसपी में दिए गए अनुच्छेदों को लागू करना पड़ेगा। और डीपीएसपी में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनको कैसे कैसे लागू किया गया होगा, मेरे ख्याल से आप पहले कहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है, डीपीएसपी प्रत्येक आर्टिकल को लागू करने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया, ये कहीं पढ़े हो ना, पहले सर ने पढ़ाया होगा ना। आर्टिकल 37 को लागू करने के लिए, 38 को लागू करने के लिए, 43, 42, 50 जो भी है इन सब को लागू करने के लिए सरकार ने क्या काम किया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। 44 को लागू करने के लिए सरकार ने क्या काम किया, अरे कुछ नहीं किया।
ठीक है। अगला क्या आता है आपका, लॉर्ड रॉबिन्स बोलते हैं कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है, पीछे चर्चा कर ली हमने, ठीक है, कि भाई कहीं चीज किसी चीज की कमी है और कहीं किसी चीज की क्या है, मांग है। तो जहां मांग है और जहां कमी है उसको उसके बीच में क्या कर दो आप, सिंपल सा एक बैलेंस बिठा दो। ठीक है भाई, मजदूर बिहार में बहुत ज्यादा थे लेकिन कमी कहां थी, महाराष्ट्र में। कमी कहां थी, गुजरात में। तो आपने क्या कर दिया, बिहार एमपी के मजदूरों को उठा करके गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया। तो जहां फैक्ट्री थी वहां पे क्या होने लग गई, उसकी आपूर्ति होने लग गई। ठीक है। इसके बाद पॉल सैमुअल्स क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र समृद्धि का विज्ञान है। भाई जेब में पैसा आएगा तो हमारा विकास होगा। सिंपल सा, समृद्धि मतलब जेब में पैसा आएगा तो हमारा विकास होगा, जेब में पैसा आएगा तो हमारे परिवार का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, अल्टीमेटली सबका विकास होने वाला है। ठीक है। तो पैसा से ही क्या है, सब चल रहा है, पैसे के बिना सब सूना है। ठीक है। चार वो बताए गए हैं, अर्थ क्या क्या बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं ना। सबसे महत्वपूर्ण किसको बताया गया है, अर्थ को। अर्थ के बिना धर्म कुछ नहीं है, अर्थ के बिना काम कुछ नहीं है, अर्थ के बिना मोक्ष भी नहीं मिलना है। अर्थ के बिना बिन पानी सब सून वाली कहानी है। ठीक है। तो अर्थ ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। पॉल सैमुअल्स क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र क्या है, एक समृद्धि का विज्ञान है। ठीक है। ये पूरा क्या था, अर्थशास्त्र की बातें थी। अब इधर पे आता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र में जो भी नियम दिए गए थे उनको यदि क्या करने लग जाएंगे आप, लागू करने लग जाएंगे, तो सब क्या किस रूप में निकल करके आएगा आपका, अर्थव्यवस्था के रूप में निकल करके आता है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक प्रयोग मतलब, व्यवहारिक प्रयोग मतलब प्रैक्टिकली लागू करना उस चीज को। ठीक है। जो चीज, जो सिद्धांत किताबों में दिया हुआ है, यदि मैं उसको क्या करने लग जाऊं, प्रैक्टिकली लागू करने लग जाऊं, तो सब क्या कहलाता है, व्यवहारिक प्रयोग कहलाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बात वहां पे लिखा हुआ था व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था कि आप क्या करते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। अब मैं पूरे देश की इकोनॉमी का अध्ययन कैसे करूंगा, पूरे देश में बेरोजगारी कितनी है इसको पता करके, पूरे देश की जीडीपी का साइज क्या है इसको पता करके, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन सब चीजों को पता करके मैं अध्ययन करूंगा। यदि मैं इन सब चीजों को लागू कर रहा हूं, इन सिद्धांतों को लागू कर रहा हूं, सब चीजों का अध्ययन कर रहा हूं, तो सब क्या कहलाता है आपका, व्यवहारिक प्रयोग कहलाता है। ठीक है। तो यदि इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक प्रयोग किया, इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या कहलाता है आपका, इकोनॉमी कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है, जो भी हम बात कर रहे थे, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ का मतलब क्या है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है इकोनॉमी में, यदि हम सभी पक्षों क्या करने लग जाएंगे, अध्ययन करने लग जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे क्या हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे क्या हो गया चीनी अर्थव्यवस्था। यदि आपको कल को उसमें मेंस में इकोनॉमी की परिभाषा पूछी जाती है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और साथ में क्या देना पड़ेगा, उदाहरण, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है। बिना एग्जाम्पल के मेंस के एग्जाम में छोड़ छाड़ के आना मत। ठीक है। अब आता है कि ये जो अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत दो प्रकार की चीजें आती हैं, एक आता है आर्थिक क्रियाएं, दूसरा क्या आता है, गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। तो इसको सामान्य से हम क्या कर लेते हैं वर्गीकरण में, कि मानवीय क्रियाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, मानव कुछ क्रियाएं कर रहा होगा, तभी तो क्या होगा, कुछ इकोनॉमी आगे पीछे बढ़ेगी। ठीक है। बिना मानव की क्रिया के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो ये जो मानव क्रिया होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, इसको क्या करते हैं हम, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आर्थिक क्रियाएं, दूसरा क्या होता है, गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। नाम से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, मानवीय क्रिया कहते हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि मतलब ये आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती हैं। ये आवश्यकताएं कैसी हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती हैं। ये आवश्यकताएं कैसी हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, आध्यात्मिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ नित्य प्रतिदिन कुछ कर्म कर रहे होंगे, और ये जो नित्य प्रतिदिन हम जो भी कर्म कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ दो ही चीजें निकल करके आएंगी, या तो पैसा इन्वॉल्व होगा या पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सुबह आप पूजा करके आए, आपकी मम्मी पूजा कर रही होंगी, डेली करती होंगी, क्या उसमें पैसा इन्वॉल्व है, अरे उसमें पैसा कहां इन्वॉल्व है। भाई पूजा पाठ करनी हो तो आप अगरबत्ती जला रहे हो जानबूझ के, तो पैसा इन्वॉल्व होता है, मत जलाओ अगरबत्ती, बिना अगरबत्ती के भगवान आ जाएंगे। भाई आध्यात्म में तो कहीं कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है। तो उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यदि सुबह खाना खा के भी आए होगे, खाने में पैसा लगा होगा, ठीक है, नहीं खाए होगा तो बाहर समोसा खाए होगे, वहां पैसा लगा होगा। तो मनुष्य जो भी क्रियाएं कर रहा है उसमें सिर्फ दो ही चीजें हमेशा होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो पैसा लगेगा या पैसा नहीं लगेगा। यदि पैसा लग रहा है, यदि पैसा लगेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। यदि पैसा नहीं लग रहा, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है पैसे का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, गैर आर्थिक क्रिया के रूप में उसको हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है। तो वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वस्तुओं का क्या हो गया, क्रय विक्रय, समोसा कोई बेच रहा था, आपने समोसा खरीदा,
समोसा कोई बेच रहा था, आपने समोसा खरीदा, क्रय विक्रय हो गया, ठीक है, वो क्रेता हो गया, आप वो विक्रेता हो गया, आप क्रेता हो गया, ठीक है। वकालत का काम करना, ठीक है, आपको तलाक चाहिए था, सामने वाले के पास गए, वो तलाक दिलवा रहा है आपको, तो ये काम कुछ ना कुछ हो रहा है। किसी कारखाने में नौकरी करना, ठीक है, कारखाना मतलब कोई भी फैक्ट्री में कोई भी किसी तरीके कोई काम कर रहा होगा, तो इन सब प्रकार की क्रियाओं में कहीं ना कहीं क्या है, धन का इन्वॉल्वमेंट है, बिना पैसे की ये क्रियाएं नहीं चलने वाली हैं। तो ये सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आपकी आर्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें ये सब चीजें होती हैं, या तो कोई बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा गुड्स का या फूड्स का, या फिर किसका, सर्विसेज का, सेवाओं का भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा। इसके अलावा सभी लोग सिर्फ एक ही उद्देश्य से काम कर रहे होंगे, हमको क्या चाहिए है, पैसा चाहिए, ठीक है। कोई कहीं भी आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसमें 3 से 4 फैक्टर निकल करके आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, मेंस के नजरिए से भी और प्री के नजरिए से भी, ठीक है। क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, तो आर्थिक क्रियाओं के तत्वों में 4 चीजें क्या क्या है, हमने पीछे देखा। एक क्या होगा, उत्पादन होगा। भाई मुझे ये पेन खरीदना था, इस पेन को मैं खरीदूंगा, फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, ये इसका क्या है, उपभोग है। लेकिन इसका उपभोग होने के पहले कहीं बना होगा, कहीं इसका क्या होगा, विनिमय हुआ होगा, कहीं वितरण हुआ होगा, तब ये मेरे पास पहुंचा होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में कई स्टेप इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, मेरे तक पहुंचने में। तो पहले कहीं उत्पादन हुआ होगा, फिर उसका विनिमय हुआ होगा, वितरण हुआ होगा, उपभोग हुआ होगा, और ये सब करने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। अब उस पैसे को हम किस रूप में जानेंगे, निवेश के रूप में। कोई पैसा तो लगाएगा ना, बिना पैसे के तो कुछ क्या है, पत्ता भी नहीं हिलना है। तो ये सब स्टेप्स जो भी हो रही हैं, इनमें क्या लगेगा, आपको पैसा लगेगा, तो वो पैसा क्या कहलाता है, आपका निवेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब ये उत्पादन जो है, इसमें क्या होते हैं, 3 से 4 अंग शामिल होते हैं। पहला क्या होता है, भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा क्या होता है, उद्यम, ठीक है। समझो आपको ये मोबाइल है, ठीक है, सब आपके सबके पास मोबाइल है, कहीं ना कहीं इसका उत्पादन हो रहा होगा। अब इसका उत्पाद समझो कि ये मोबाइल किसका है, वन प्लस का, ठीक है। वन प्लस वाले कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगा के रखे होंगे बनाने के लिए। अब वो जो फैक्ट्री जहां पे भी उनने लगाई है, या क्या कहने उसको, मतलब वो जो भी उसकी औद्योगिक इकाई जहां पे भी लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हवा में लगेगी, कहीं ना कहीं क्या लगाया ना, फैक्ट्री लगाने के लिए हमको भूमि चाहिए होगी। अब वो भूमि में क्या हो सकता है, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो भूमि क्या होगी, उनकी अपनी होगी, या भूमि किसकी होगी, किसी और व्यक्ति की होगी। सामान्य तौर पे जब भी फैक्ट्री लगाई जाती है, तो भूमि दरअसल किसकी होती है, दूसरे की होती है। अब वो जो भूमि दूसरे की है, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ लगान देना पड़ेगा, जिसको हम क्या किस रूप में जान सकते हैं, कुछ ब्याज के रूप में जान सकते हैं, टैक्स के रूप में जान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, पर सामान्य भाषा में उसको क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है, ठीक है। तो आमिर खान बोलता है 2 गुना लगान देना पड़ेगा, तो 2 गुना लगान देना पड़ेगा। तो 2 गुना लगान कहां से आएगा, कि समझो मैंने एक फैक्ट्री लगाई यहाँ पे, इस एक्स जगह पे, मेरी जमीन नहीं थी, मैंने जमीन किराए से ली, उस किराए की जमीन पे मुझे क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। तो जब भी भूमि आएगी आपके पास, तो क्या देंगे आप, हमेशा लगान देंगे। उसको सामान्य तौर पे जनरल भाषा में ब्याज कहा जाता है, ठीक है, आप सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है। अब आप वो फैक्ट्री लग गई वन प्लस की, अब आपको क्या करना है, उस वन प्लस वाली फैक्ट्री वाले के जो भी लोग हैं, उनको क्या करना है, मोबाइल का उत्पादन करना है। अब मोबाइल का उत्पादन तो ऐसा है नहीं कि वो वन प्लस की जो घर में 4 लोग तो वही मिलकर उत्पादन करेंगे, मजदूर रखने पड़ेंगे। मजदूर मतलब श्रम लाना पड़ेगा। जो श्रम आएगा, जो श्रमिक आएगा, उसको आप कुछ मजदूरी देंगे, आप उसको क्या देंगे, कुछ मजदूरी देंगे। बिना मतलब में आपके यहां तो काम करेगा नहीं हो, क्योंकि मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की, आर्थिक और गैर आर्थिक। हम बात करें आर्थिक क्रियाओं की, आर्थिक क्रियाओं में हमेशा पैसा तो इन्वॉल्व होगा ही, ठीक है। तो जो आपको भूमि दिया है वो भी लगान लेगा, जो आपके यहाँ मजदूरी कर रहा है, मोबाइल बना रहा है आपका, वो भी आपसे क्या लेगा, मजदूरी लेगा। अब भैया उस ऊपर वाली भूमि में लगान देने के लिए, श्रमिक को मजदूरी देने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, ठीक है। वो पैसा कहां से आएगा, या तो पैसा क्या होगा, आप मार्केट से उठाएंगे। मार्केट से 2 तरीके से उठा सकते हैं आप पैसा, या तो क्या करेंगे, लोन उठाएंगे, या फिर क्या करेंगे, अपनी कंपनी के कुछ शेयर डाइल्यूट कर देंगे, मतलब अपने कंपनी का प्रॉफिट क्या कर देंगे, दूसरों के साथ शेयर करना चालू कर देंगे, तो आपको कुछ कर दे, निवेश देगा। सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी कंपनी का प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो यदि आप क्या करें, बैंक से लोन उठाएंगे, तो बैंक लोन तो आपको क्या है, निःशुल्क तो देगा नहीं, क्योंकि बैंक यदि निःशुल्क लोन दे लग गया, तो फिर बैंक ठप पड़ जाएगा, तो क्या करेगा, कुछ आपसे ब्याज वसूलेगा, ठीक है। तो पूंजी के बदले क्या देना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली ये सब करने के पश्चात, मतलब भूमि वाले को लगान दे दिया आपने, पूंजी वाले को क्या दे दिया आपने, ब्याज दे दिया आपने, श्रमिक को मजदूरी दे दी, ठीक है। इतना सब कुछ करने के पश्चात जो भी पैसा बचेगा, वो सब क्या होगा, उद्यमी का लाभ होगा। उद्यमी मतलब जिसकी मोबाइल कंपनी थी, उसका क्या होगा, वो बचा कुचा लाभ होगा, उतना कुछ काटने के पश्चात, ठीक है।
तो ये क्या था, उत्पादन के 4 अंग थे, बाकी विनिमय, वितरण, उपभोग और निवेश चलता रहेगा। जब यहाँ पे उत्पादन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आगे के स्टेप क्या हो जाएंगे, फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, आगे के स्टेप कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद क्या आता है आपका, गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाएं। अगेन जैसे मैंने आपसे बात करी कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख में पूजा पाठ क्या हो गया है, बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। ठीक है, लेकिन यदि आपको आज भी पूजा पाठ करना है और बिना पैसे के करना है, तो आप अपने घर में बैठ के कर लीजिए। कौन बोल रहा है आपको पैसे लगाने हैं? तो उस प्रकार की कोई भी क्रिया कर रहे हैं, धार्मिक क्रिया या आध्यात्मिक क्रिया, योग कर रहे हैं आप बैठ के, क्या पैसा लगना है योग का? ठीक है, बस आप क्या कर रहे हैं, शिल्पा शेट्टी से योग ना सीख रहे हो तो अब उससे सीखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। घर में खुद से बाबा रामदेव सीख रहे हैं, आस्था चैनल लगा के सुबह 5 बजे, कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे धर्म प्रचार हो गया, जैसे देश सेवाएं हो गई। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी उसमें एनजीओ में, क्या पैसा जा रहा है आपका, क्या पैसा मिल रहा है आपको? क्या आपका उसमें पढ़ाने के दौरान उद्देश्य धन कमाना था? नहीं था। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, वो सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं, गैर आर्थिक क्रियाओं के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, ठीक। अब आता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होता है, इकोनॉमी का क्या है डिवीजन। ठीक है, अब इकोनॉमी के डिवीजन को कई हिस्सों में क्या है रखा जा सकता है। सबसे पहले क्या आता है, एक स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर, मतलब इकोनॉमी के उस सेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है। यदि सरकार कंट्रोल कर रही है, यदि निजी क्षेत्र कंट्रोल कर रहा है, यदि क्या कर रहा है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। सरकार यदि कंट्रोल करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें सरकार के उद्देश्य कुछ और होंगे, अभी चर्चा करेंगे सबके। ठीक है, यदि क्या करता है, मार्केट कंट्रोल करता है, मार्केट मतलब होता है निजी क्षेत्र कंट्रोल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और उसका उद्देश्य कुछ और होगा। और यदि दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं तो उसको हम किस रूप में जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। भाई कुछ हिस्सा क्या है सरकार कंट्रोल कर रही होगी, कुछ हिस्सा कौन कंट्रोल कर रहा होगा, निजी क्षेत्र कंट्रोल कर रहा होगा, इसको हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, इसके बाद अर्थव्यवस्था विकास के आधार पे, कि भाई लगभग कितने साल हो चुके हैं, 350 साल हो चुके हैं, 400 साल हो चुके हैं अर्थव्यवस्थाओं के विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ हुए। पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, अब तो 450-500 साल हो गए। हाँ, पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, लगभग कितने में, 16वीं शताब्दी में। लगभग कब, 16वीं शताब्दी में। हिस्ट्री पढ़ चुके हो तो फिर इतना उसमें मूक बधिर होकर क्यों बैठ जाते हो सभी? कोई हिस्ट्री पढ़ चुके ना, हिस्ट्री में विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया पढ़े हो कहीं पर, विद्योगीकरण कहीं पढ़े, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई ना, विद्योगीकरण कहीं पढ़े होगे? अच्छा, अभी चल रहे तो कहां तक पहुंचे हो, गांधी तक और बहुत आगे पहुंच गए, विद्योगीकरण तो बहुत पीछे है ना। तो विद्योगीकरण हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस देश में कंपनियों को खत्म किया जा रहा था, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। यहाँ पे जितने भी उद्योग धंधे थे उनको खत्म किया जा रहा था, ताकि वो अपने देश के उद्योग धंधों को चला सके। और ये सब प्रक्रिया कब से चालू हो गई थी, 18वीं शताब्दी से। और इंग्लैंड में ये सब इसका प्रोडक्शन वगैरह, कंपनियों की स्थापना वगैरह का प्रक्रिया कब चालू हो गई थी, 16वीं शताब्दी से। मतलब 1500 कुछ से क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था। कई लोग 1600 में लेकर के जाते हैं, तो दरअसल जो पहला स्टीम इंजन, भाप इंजन वगैरह कहीं पढ़े होगा ना साइंस में, भाप इंजन कब बनाया गया था, वो कपड़ा बुनाई वाली मशीन कब बनाई गई थी, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहला, वहां से प्रक्रिया चालू होती है। और अर्थव्यवस्थाएं आज की तारीख में एक लंबे विकास की प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं। तो यदि अर्थव्यवस्था क्या है, एकदम एडवांस लेवल पे, बहुत ज्यादा क्या है, उच्च स्तरीय विकास हो चुका, तो हम उसको किस रूप में जानते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। यदि अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई भी नहीं है और बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं है, जैसे भारत, हम ना बहुत ज्यादा पिछड़े हैं और नहीं बहुत ज्यादा एडवांस है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील के रूप में जानी जाती हैं। और फिर आता है वे अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, विकास की प्रक्रिया में अभी भी पीछे बनी हुई है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती है, हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, एक होता है तीसरा प्रकार वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है, इकोनॉमी किसी देश, मतलब जैसे भारत की इकोनॉमी है या भारत देश है, तो भारत देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का संबंध रख रहा है इकोनॉमी के लेवल पर। यदि हम दूसरे देशों के साथ खुल करके व्यापार धंधा करते हैं, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यदि देश क्या है, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करता है, आत्मनिर्भरता पे ज्यादा जोर देता है, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखता है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था। आज की तारीख में इस प्रकार की कोई अर्थव्यवस्था,
क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, एक तरीके का जो वर्ल्ड ऑर्डर है आज की तारीख में, जो वैश्विक व्यवस्था है वो इंटरकनेक्टेड है। आप सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते हैं, आत्मनिर्भर आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता। आपके पास दाल होगा, चावल नहीं होगा, फिर कैसे सब काम चलेगा? ठीक है, मतलब सब कुछ था, बस क्या था, चाय पत्ती नहीं थी। अब चाय पत्ती कहां से आए? पड़ोसी के पास जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पड़ोसी के पास जाएंगे तो आपका दरवाजा क्या करना पड़ेगा? आपको खोलना पड़ेगा, तभी तो आप बगल से निकल के पड़ोसी के पास जाएंगे, भाभी जी थोड़ा सा क्या चाय पत्ती दे दीजिए। ठीक है, तो चाय पत्ती जैसी आएगी आपके पास तो क्या आ जाएगी, इकोनॉमी आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको सामान्य तौर पे क्या कहा जाता है, निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन करता है, निजी लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो भी दो अर्थव्यवस्था में हमेशा दो ही चीजें चल रही होती हैं, उन सब दो चीजों पे हमेशा किसका नियंत्रण रहेगा, निजी क्षेत्र का। और अर्थव्यवस्था में दो चीजें जो चलती हैं हमेशा क्या कहलाती है, डिमांड और सप्लाई। इस मोबाइल की डिमांड थी, ये मोबाइल बनाकर कौन दे रहा है, कोई पर्टिकुलर कंपनी दे रही है। आपके पास जो मोबाइल उसकी डिमांड थी, तो उसकी सप्लाई कौन कर रहा होगा, कोई कंपनी कर रही होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं कि 1970 के दशक में, चलो ठीक है, 1970 के दशक में इस देश में कार की जो भी डिमांड होती थी कौन सप्लाई करता था, सरकार। वो आती थी ना, एक एम्बेसडर कार आती थी पुरानी वाली, मारुति सफेद वाली, है ना, नहीं देखे कभी, इतने भी नए नहीं हो, ठीक है, अभी भी दिख जाती हो। ठीक है, तो एक पुरानी एम्बेसडर कार आती थी जिसमें मारुति लिखा रहता था, वो उस समय का क्या था, स्टेटस सिंबल था। और उस समय वो कार कौन बनाता था, सरकार बनाती थी। तो कार की डिमांड और सप्लाई पे किसका कंट्रोल है, सरकार का, उस समय की परिस्थिति में। तो यदि डिमांड और सप्लाई पे कंट्रोल किसका हो जाए, पूर्ण रूप से सरकार का हो जाए, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। लेकिन उसी डिमांड और सप्लाई पे किसका कंट्रोल हो जाए पूर्ण रूप से, निजी लोगों का, अदानी जी का, अंबानी जी का, एलन मस्क जी का, ठीक है, जिनका भी कंट्रोल हो जाए, तो ये सब क्या कहलाएगा आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी को क्या कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, बाजारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसी को बाजारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी स्वतंत्र या उद्यम अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, प्राचीनतम स्वरूप है। अर्थव्यवस्थाओं का प्राचीनतम स्वरूप क्यों है कि दरअसल इकोनॉमी का जब कॉन्सेप्ट आया तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा आया था, यही आया था। सरकार किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रख रही थी। सरकार ने तो कंट्रोल रखना कब से चालू किया, जब से रशियन रिवॉल्यूशन हो गई, 1917-18 के दशक में रशियन रिवॉल्यूशन होती है। तब से क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, भाई सरकार भी क्या करेगी, व्यापार करेगी। भाई आज की तारीख में मोदी जी हर भाषण में बोलते रहते हैं ना, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, बोलते रहते हैं, भाषण सुना कर उनके कभी कभी, है ना, हमेशा मत सुनना। ठीक है, तो सरकार का काम क्या है, व्यापार करना नहीं है। तो सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पहले का ये सब काम कौन कर रहा था, निजी लोग कर रहे थे। तो प्राचीनतम स्वरूप तो दरअसल क्या है, यही है। ठीक है, प्राचीन अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के पक्षधर थे। आर्थिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब सरकार किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रखेगी। यदि सरकार कंट्रोल रखती है तो इससे समस्या क्या जाती है कि वो क्या करने लग जाते हैं, मार्केट को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से मैनिपुलेट करने लग जाते हैं कि उनको ऐसा करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना है। ठीक है, वे आर्थिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम स्तर क्या करना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं। सरकारी हस्तक्षेप क्या रखना है, सीमित रखना है। सरकार बोलती है ना बार बार, मोदी जी बोलते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब क्या करना है हमको, प्रशासन या सुशासन क्या है, ज्यादा लेकर के आना है, और सरकार का जो हस्तक्षेप उसको क्या करना, लगातार कम करना है। तो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट कहां से आएगा, इसी तरीके से आएगा, सरकार क्या कर दे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती चली जाए। ठीक है, अब हम पीछे कहीं पढ़ रहे थे, एडम स्मिथ धन का अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बता रहा था वो आदमी। ठीक है, यही क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, तो 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की पूंजी उसकी पुस्तक का नाम था, को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, उद्गम स्रोत माना है। इस व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने यह सिद्धांत कहां दिया, अपनी पुस्तक में दिया। पुस्तक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, कल को यदि क्वेश्चंस आपको आते भी हैं तो कहां से क्वेश्चन आएंगे, कुछ इसी प्रकार के पॉइंट्स आने, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने। ठीक है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, कब प्रकाशित हुई थी, उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहली बार लागू कहां हुई थी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके प्रचलित उपनाम क्या है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, अभी बात कर रहे थे, बाजार आधारित व्यवस्था है, निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम या फिर मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, ये सब इसके सामान्य नाम हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए एग्जाम के नजरिए से, वो क्या है, लेसस फेयर।
क्या है, लेसेस फेयर। इसको क्या बोलते हैं, एक फ्रेंच शब्द है। इसका सामान्य सा मतलब क्या है कि हमको भैया स्वतंत्र छोड़ दो। लेसेस फेयर का सामान्य सा मतलब क्या है, हमको स्वतंत्र छोड़ दो, ठीक है। लेसेस फेयर एक क्या है, फ्रेंच वाक्यांश है जिसमें हस्तक्षेप की नीति को नीति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की फेरेंस की नीति थी, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस किसका, हस्तक्षेप किसका, सरकार का। सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। यदि सरकार हस्तक्षेप करती है तो फिर समस्या हो जाएगी। तो सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, हमें अकेला छोड़ दो, हमें स्वतंत्र छोड़ दो, लीव अस अलोन। कौन छोड़ दे लीव अस अलोन में, सरकार छोड़ दे, ठीक है। इसका तो सर्वप्रथम प्रतिपादन 17वीं शताब्दी में किसने किया था, सेर्रा ने किया था। किसने किया था, सेर्रा ने, ठीक है। लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लो। लेसेस फेयर का सिद्धांत 17वीं शताब्दी में किसने दिया था, सेर्रा ने दिया था, ठीक है। प्रतिपादन 17वीं शताब्दी में सेर्रा ने दिया था। इसी को क्या कहते हैं हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी क्या कहते हैं हम, निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर ये लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट बाद में मैडम स्मिथ ने दे दिया, तो पता ही है अपनों को, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगेन वही डिमांड सप्लाई। यदि जैसे मैंने बताया कि भाई आपको क्या है, कार कितनी चाहिए थी, मार्केट में कार की डिमांड कितनी थी कि इस वर्ष मार्केट में 1000 एम्बेसडर कार चाहिए हैं। लेकिन सरकार क्या बोलेगी, नहीं भाई हम 1000 कार एम्बेसडर कार नहीं वो कर सकते, उत्पादन कर सकते हैं। हम कितनी कार मात्र देंगे, 500 एम्बेसडर कार देंगे। तो डिमांड और सप्लाई जब इस तरीके से कंट्रोल की जाती है सरकार के द्वारा, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था किस रूप में जानी जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें संसाधनों का स्वामित्व, प्रबंधन, विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य द्वारा। राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दी हुई है, और 36 में, ठीक है, 35 में दी, ठीक है। तो आर्टिकल 12 और 36 में जो राज्य की परिभाषा दी हुई है वही उसी राज्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस राज्य, यहाँ पे इस संदर्भ में क्या है, कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही आएगी, ठीक है, संघ सरकार में भारत सरकार, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा किन किन चीजों का, संसाधनों का स्वामित्व का। संसाधनों के स्वामित्व का मतलब उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, इन सब पे किसका नियंत्रण रहेगा, सरकार का रहेगा। उनको मैनेज कौन करेगा, सरकार करेगी। उनका विनियमन कौन करेगा, सरकार करेगी। यदि सब कुछ सरकार कर रही है तो वो क्या कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात कर लें, अभी फिलहाल 5 सेक्टर ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से समाजवादी हमारे देश में, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक सेक्टर क्या जाता है आपका, परमाणु ऊर्जा का सेक्टर आता है। क्या आता है, परमाणु ऊर्जा का। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट निवेश नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई एक पैसे का प्राइवेट निवेश नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्या सेक्टर हो जाता है आपका, एक मदिरा वाला सेक्टर, ठीक है। इसको मदिरा वाला सेक्टर मत लिखो, इसको लिखो कोकेन वगैरह वाला जो सेक्टर होता है ना आपका, अफीम वाला पोर्शन, ठीक है। अफीम वगैरह वाला पोर्शन, इसके उत्पादन को लेकर के पूर्ण नियंत्रण किसका है, अफीम के उसमें उत्पादन में, वितरण में, प्रबंधन में, विनियमन में, रेगुलेशन में, सबका नियंत्रण, हर स्तर पर नियंत्रण किसका है, सरकार का है। मतलब 1 mg अफीम का उत्पादन भी यदि इस देश में हो रहा है तो किसकी निगरानी में हो रहा है, सरकार की निगरानी में। इसके अलावा बाकी कहीं रामलाल भी अपना घर में उगा ही रहा होगा भाई, उसको तो पीना तो कहीं तो उगाएगा। बोले गांजा क्या है, गांजा पे पूर्ण नियंत्रण किसका है, अरे उसको क्यों पी, अच्छा मुझे लगा वो पी रहा तो सांत्वना दे रहा उसको ठीक है, मत पीना, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मतलब उससे होता क्या है ना, अफीम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्या है, ठीक है, नहीं पीना है, ठीक है। तो ये क्या है कि जितना भी उत्पादन किया जा रहा है वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा सेक्टर है आपका, एक डेयरी सेक्टर या मतलब डेयरी सेक्टर में दूध और दूध से बने हुए उत्पाद है। इस पे कोई भी कभी विदेशी कोई कंपनी देखे हो, इस पे 50 चीजें आती है मार्केट में, सब के लिए कोई ना कोई विदेशी कंपनी मिलेगी, लेकिन दूध डेयरी सेक्टर में कोई विदेशी कंपनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इतना उत्पादन हो रहा है, हम सेल्फ सफिशिएंट है उसमें, तो हमने किसी को आज तक उसमें अलाउ नहीं किया, ठीक है। तीसरा चौथा सेक्टर क्या जाता है इसमें आपका, रेलवे का परिवहन वाला पोर्शन, ठीक है। एकदम स्पेसिफिक में बोल रहा हूं, रेलवे का परिवहन वाला पोर्शन, मतलब कौन सी ट्रेन कितने बजे कहां से चलेगी, इसको नियंत्रित करने का पूर्ण स्वामित्व तो फिलहाल किसके पास है, सरकार के पास है। रेलवे पटरी बिछानी, उसमें प्राइवेट निवेश है, रेलवे पटरी बिछानी उसमें प्राइवेट निवेश है, रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन करना उसमें प्राइवेट निवेश है, लेकिन रेलवे में उसका रेगुलेशन कैसे होगा या परिचालन कैसे होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई प्राइवेट निवेश नहीं है। मतलब गाड़ी कितने बजे छूटेगी हमेशा कौन तय करेगा, सरकार तय करेगी, ठीक है।
आपकी गाड़ी कब छूटेगी सरकार तय करेगी। तो ऐसे कुछ सेक्टर बने हुए हैं जहां पे क्या है समाजवादी रूप देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत जगह है, बाद में इसको क्या है धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। ठीक है। इस तरह की अर्थव्यवस्था का आशय है कि संसाधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन में हिस्सा मिलता है। सरकार ने आज बोला कि हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी है, 1,92,000 कुछ रुपए सरकार बता रही है। इसका मतलब क्या होता है, हम सबके पास 1,92,000 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, हम सबके पास 1,92,000 रुपए है, ठीक है। कितना है तुम्हारे पास, 1,92,000 रुपए, ठीक है। दरअसल इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह है कि जब भी सरकार किसी चीज पे नियंत्रण रखती है तो सरकार क्या है, हमारी प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। यदि सरकार के पास 10 रुपए है तो 10 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, 140 करोड़ लोगों के बीच में बांटना पड़ेगा। यदि सरकार के पास 10 अरब रुपए हैं तो भी 140 करोड़, जितने रुपए हैं, जितना भी क्या है उसके पास पूंजी है, संपत्ति है, वो सब क्या होगा, उस पर सभी का समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि उस धर्म वाले का नहीं होगा, इस धर्म वाले का नहीं होगा, इस आयु वाले का नहीं होगा, उस आयु वाले का नहीं होगा, इस जाति का नहीं होगा, उस जाति का नहीं होगा, इस लैंगिकता वाले का नहीं होगा, उसका नहीं होगा, सबका समान अधिकार रहेगा, ठीक है। तो ये जो सबका समान अधिकार का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, सिर्फ कहां पर निकल के आएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसमें सरकार का क्या होता है, संसाधनों पर नियंत्रण होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सोशलिज्म कहा जाता है या सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। समाजवाद, दो चीजें होती है समाजवाद में, हमेशा ध्यान रखना, इस चीज का एक वो बना के रखना दिमाग में, है ना, हमेशा सेपरेशन। समाजवाद अलग होता है, समाजवाद एक क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। समाजवाद क्या है, एक राजनीतिक सिद्धांत है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, एक आर्थिक सिद्धांत, ठीक है। तो इसको दिमाग में हमेशा क्या करना, क्लियर करके रखना, ठीक है। समाजवाद का सामान्य सा मतलब क्या होता है, समाजवाद जो कि राजनीतिक सिद्धांत है, उसका जनक कौन, किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स को कहते हैं। और उसका सामान्य सा मतलब क्या होता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार यदि हम बात करें समाजवाद का सामान्य सा मतलब क्या होता है, कि शोषितों वंचितों का क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। और शोषितों वंचितों का शासन कैसे आएगा, यह भी उसका वो तरीका बता के गया था, रक्त रंजित क्रांति से। मतलब जो भी शोषित वंचित लोग हैं वो उठें और अपने अधिकारों को रक्त बहा करके छीन ले, किससे, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे, ठीक है। ये उसने क्या बताया था, तरीका बताया था, ठीक है। तो ये आता है आपका कार्ल मार्क्स, दोनों जगह वही मिलेगा, समाजवादी में भी और आर्थिक सिद्धांत में भी और राजनीतिक सिद्धांत में भी, दोनों जगह कौन मिलेगा आपको, कार्ल मार्क्स मिलेगा, उसके साथ कौन मिलेगा, फ्रेडरिक एंजल्स मिलेगा, ठीक है। तो समाजवादी या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, इसको क्या कहते हैं, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था दरअसल 1947 के बाद से किस रूप में चल रही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में ही चल रही है। हम कहने को उसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अभी हम मिश्रित पढ़ेंगे, ठीक है। कहने को हम उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, लेकिन सरकार ने बकायदा 1947 से 1991 तक उसको किस रूप में चलाया, समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में चलाया। 1991 तक क्यों, क्योंकि 1991 में क्या हो गया, आर्थिक सुधार हुए। 1991 में क्या हुआ, आर्थिक सुधार हुए नरसिम्हा राव की सरकार में, ठीक है। वो भी पढ़ेंगे आगे चल करके। एलपीजी क्या बोलते हैं उसको, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। इसका सामान्य सा उदाहरण भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो क्या है, उसका सामान्य सा उदाहरण, इस लाइन का सामान्य सा उदाहरण भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, 2015 के पहले तक क्या होता था, योजना आयोग, वर्तमान में क्या है उसका, नीति आयोग। क्या है उसका सामान्य सा उदाहरण, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है, प्लान बनाता है कि आने वाले 3 वर्षों में, 7 वर्षों में या 15 वर्षों में भारत की इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, वो कौन तय करता है, नीति आयोग तय करता था। यही काम पहले योजना आयोग तय करता था, कितने स्तर पर, 5 वर्ष के स्तर पर, कितने में, 5 वर्ष के स्तर पर वो काम ये कर रहा होता था, ठीक है। तो इसका जनक किसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन था, एडम स्मिथ, ठीक है। इसका जनक कौन है, कार्ल मार्क्स है, उसके साथ में कौन आता है, फ्रेडरिक एंजल्स आता है, ठीक है। इस व्यवस्था को पहली बार कब अपनाया गया था, 1917 की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के पश्चात अपनाया गया था, ठीक है। मैंने आपसे पीछे चर्चा करी कहीं पे कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट पहली बार कब निकल करके आता है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद आता है। और रशियन रिवॉल्यूशन का 2 स्तरों पर देखने को मिलेगी। जो पहली रशियन रिवॉल्यूशन देखने को मिलती है, और दरअसल वही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो कौन सी है आपको, 1904-5 के आसपास जो हो रही थी वो है, ठीक है। लेकिन
एक रशियन रिवॉल्यूशन आपको कब देखने को मिलेगी? जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध जब क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है, तब आपको फिर से वापस से रशियन रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगी। अब उस रशियन रिवॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? पूरी वैश्विक व्यवस्था में एक नया सिद्धांत निकल के आएगा, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक नया सिद्धांत निकल के आएगा। उसको हम किस रूप में जानेंगे? समाजवादी के रूप में जानेंगे। ठीक है, इस रशियन रिवॉल्यूशन को 1718 की रशियन रिवॉल्यूशन क्या कहा जाता है? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रूस में लागू किया गया था। और चूंकि चाचा अपने क्या थे, बहुत ही फैन थे रशियन व्यवस्थाओं के, तो उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ पे 47 में अपना लिया था। चाचा मतलब, ठीक है, तो वो क्या थे? फैन थे। ठीक है, अच्छे अच्छे सीख लो ये सब चीजें। ठीक है, इसके प्रचलित उपनाम में क्या क्या है? केंद्रीय अर्थव्यवस्था, वो ऊपर लिखा हुआ था, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको। ठीक है, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था या गैर बाजार अर्थव्यवस्था। पहले वाली क्या थी? बाजार अर्थव्यवस्था थी, तो ये क्या हो गई? नॉन मार्केट इकोनॉमी हो गई। ठीक है, इसी क्या कहा जाता है? राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। भाई केंद्र नियोजित है तो नियोजन करेगा कौन? नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग। नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग करेगा कौन? राज्य प्लानिंग करेगा, जिसके पास क्या होंगे? अधिकार होंगे। ठीक है, तो इसी क्या कहा जाता है? स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं इसे। रूस में इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा चीन में क्या कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। कोई खास अंतर नहीं होता है। जो सोशलिज्म है वही क्या है? कम्युनिज्म है। जो सोशलिज्म है वही क्या है? कम्युनिज्म है। अंतर इस बात पे आता है कि आपको गर्दन कैसे काटनी है। ठीक है, यही क्या है? मारना कैसे है, बस इतना सा अंतर होता है। ठीक है, तो जो काम रशिया कर रहा है वही काम चाइना करता है, बस अपना अपना क्या देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं। पॉइंट एग्जैक्टली सिंपल सा क्या है कि पूर्ण रूप से उसको किसके कंट्रोल में रखा जाएगा? इकोनॉमी को स्टेट के कंट्रोल में रखा जाता है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं कि अलीबाबा नाम की एक कंपनी थी, कभी सुने हो? जैसे अमेजन यहाँ पे चलता है, अमेजन एक कंपनी है, उसी प्रकार की एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे एक कंपनी चल रही थी अलीबाबा। उसका फाउंडर कौन था? जैक मा। आज की तारीख में पिछले 2 साल से वो गायब है। जैक मा गायब है, क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे उसने क्या किया था? आलोचना की थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब वो जी जिनपिंग की आलोचना की थी उसने, तब से बेचारा गायब हो गया। ठीक है, कंपनी भी क्या हो गई? गायब हो गई। मतलब कंपनी है लेकिन कंट्रोल किसका हो गया? पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण है। पहले भी सरकार का ही था, अब क्या है? डायरेक्ट नियंत्रण आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका? किस तरीके से उसको मैनेज करना है उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, अब आता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में 2 चीजें रहेंगी। एक क्या रहेगा? प्राइवेट प्लेयर भी रहेगा, दूसरा कौन रहेगा? पब्लिक प्लेयर भी रहेगा। पब्लिक प्लेयर का मतलब होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और प्राइवेट प्लेयर का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जब निजी व्यक्ति भी उसी में आ जाए और क्या आ जाए? सरकारी व्यक्ति भी आ जाए, तो उस प्रकार की व्यवस्था क्या कहने लग जाती है आपकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं कि समझो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। किसके माध्यम से बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है? सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन देश में जितना भी हो रहा है उसमें 2 प्रकार के ही प्लेयर मिलेंगे आपको। एक सरकार मिलेगी, दूसरा निजी सेक्टर मिलेगा। सरकार, जैसे उदाहरण की बात करें, रीवा में क्या लगा हुआ है? एक प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, रीवा में एक प्लांट लगा हुआ है सौर ऊर्जा का, वो किसका है? सरकार का है। ठीक है, दूसरा, देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन जितना भी हो रहा है उसमें मैक्सिमम शेयर किसका है? अडानी का है। मैक्सिमम शेयर किसका है? अडानी का। तो एक ही चीज में जब दोनों प्रकार के लोग क्या होने लग जाते हैं? इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, या किसी चीज के उत्पादन में, वितरण में, विनिमय में, नियंत्रण में, प्रबंधन में, हर चीज में क्या होने लग जाए? दोनों प्रकार के प्लेयर इन्वॉल्व होने लग जाए, तो वो प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, भारत की इकोनॉमी दरअसल क्या है आपकी? मिक्स्ड इकोनॉमी है। हर क्षेत्र में दोनों प्रकार के खिलाड़ी मिलेंगे, मतलब सरकार भी मिलेगी और निजी क्षेत्र भी मिलेगा। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद की सबसे अच्छी विशेषताओं क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब सैद्धांतिक बातें हैं। ये क्या है? सैद्धांतिक बातें हैं कि हम उनकी अच्छी अच्छी चीजों क्या कर लेंगे? इसमें शामिल कर लेंगे। परिभाषा में ये लिखना है। ठीक है, परिभाषा में यही लिखना है, पर ऐसा होता नहीं है। सबसे कठिन काम होता है क्या करना? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या करना? चलाना। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना होता है? सबको खुश रखना होता है, और सबको खुश रखना क्या है? सबसे, ठीक है, जो व्यक्ति सबको खुश रखने का प्रयास करता है, दरअसल वो अपने जीवन में सबसे दुखी व्यक्ति होता है। ठीक है, इसलिए खुश। ठीक है, तुमको लग रहा होगा मजाक की बात कर रहा हूं, नहीं। ठीक है, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। क्यों हूं? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे से कौन दुखी है। ठीक है, जिस दिन ये बात तुम्हारे अंदर लागू हो जाएगी, खुश इंसान रहोगे। अपने काम से काम रखो। कितनी जनसंख्या है?
कितने लोगों को जानते हो अपने जीवन में? कितने लोगों को जानते हो अपने जीवन में? 100 लोग को? इससे ज्यादा नहीं जानते होगे मेरे ख्याल से। ठीक है सर, अभी बात करते हैं फेसबुक वगैरह की, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो तो। तुम्हारा स्कूल का दोस्त होगा। तुम्हारी स्कूल कब खत्म हुई? 3 साल 4 साल पहले? 3 साल हो गए होंगे। मेरी स्कूल खत्म हुई थी 8 9 साल पहले। ठीक है, आज तक एक दोस्त से नहीं मिला। ठीक है, फेसबुक में सब जुड़े हुए हैं, मैं खुद नहीं फेसबुक में, क्या ही जुड़े रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, खुश रहोगे कैसे, अपने से मतलब रखो। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाना है, बैलेंस रखना है। ठीक है, मध्यम मार्ग बुद्ध ने दिया था ना, मध्यम मार्ग क्या है, अपना करके रखना है थोड़ा सा, बस मध्यम मार्ग में झुकाव अपनी तरफ ज्यादा होना चाहिए। अतः इनमें क्या है, पूंजीवादी स्वतंत्र उद्यम और समाजवादी सरकारी नियंत्रण के क्या है, कुछ तत्व तो मिल जाएंगे। मतलब सरकार भी कुछ नियंत्रण रख रही होगी और कुछ नियंत्रण निजी क्षेत्र रख रहा होगा। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है, को एग्जिस्टेंस बना रहेगा हमेशा। मतलब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से बैलेंस बना करके रख रहे होंगे। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जे.एल. हेलेंस ने क्या कहा है, डुअल इकोनॉमी का सिद्धांत दिया है। इसको क्या कहते हैं, द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसी को कहते हैं द्वैतीय अर्थव्यवस्था। कहीं पे लिख लो इसको। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, द्वैतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है, डुअल इकोनॉमी कहते हैं इसको। ठीक है, डुअल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस स्तर पे इसका मतलब क्या है कि जब प्राइवेट और निजी प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर विद्यमान हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका द्वैत अर्थव्यवस्था कहलाता है, या उसी क्या कहते हैं, डुअल इकोनॉमी कहते हैं, या उसी क्या कहते हैं, द्वैतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, द्वैतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, जे.एल. हेंसन ने कहा। ठीक है, जबकि एपी लर्नर क्या कहते हैं, तो एपी लर्नर इसको क्या कहा है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। एपी लर्नर ने क्या कहा, कंट्रोल इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कंट्रोल इकोनॉमी है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। यदि आप क्या करते हैं, निजी उसके माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से, अथवा इसके पहले तक चले आ रहे योजना आयोग के माध्यम से लक्ष्य तय करते हैं कि आने वाले वर्ष में हम विकास की दर कितनी रखेंगे। जैसे सरकार बताती है ना, बार बार सरकार बोलती है, क्या हुआ, अच्छा हाँ, सरकार बताती है ना बार बार कि हम क्या कर रखेंगे, विकास की दर आने वाले वर्ष में इतनी रखेंगे। ठीक है, तो 7 साढ़े 7% की दर से हमारी जीडीपी वृद्धि दर होगी, या फिर आने वाले 2025 तक में हम क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की कर देंगे। दरअसल ये क्या है, कंट्रोल है। सरकार कंट्रोल कर रही है कि हमको किस तरीके से क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना है। तो इस प्रकार से जब भी कंट्रोल किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन बात यहाँ पे ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस कंट्रोल में निजी प्लेयर भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। यदि प्योरली सरकार ही रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपका समाजवादी हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजी प्लेयर इन्वॉल्व होगा। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं कि सरकार ने क्या बोला है कि लक्ष्य तो अभी बढ़ा दिया। ठीक है, 2022 तक का सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ था कि हम 75 गीगावाट क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा हो गया, यूनिट 8 हो गया, पेपर 3 यूनिट 8 हो गया। जो समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको इस तरीके से ना बोलकर बोलते हैं, उसके शब्द के अनुसार चलेंगे, वह ऊर्जा जिसको बार बार क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार जनरेट कर, समाप्त तो होगी ना, प्रयोग कर लिया समाप्त हो जाएगी। एक बार जितने हमने प्रोडक्शन किया था वो तो समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण की बात करते हैं, भाई हमने एक प्लांट लगाया, सोलर प्लांट, उसमें से 2 मेगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था। शाम को क्या किया हमने, टीवी देख लिया, खत्म हो गई बेचारी। ठीक है, तो अगले दिन क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसी ऊर्जा जिसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार जनरेट कर सकते हैं, वो सर नवीकरण ऊर्जा। सरकार ने क्या रखा कि 2022 तक में हम क्या करेंगे, 2022 तक में। ठीक है, 22 निकल गए हैं, 75 गीगावाट ऊर्जा क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। अब सरकार तो कर नहीं सकती, सरकार के पास संसाधन है ही नहीं इतने। सरकार अपना पूरा पैसा यहाँ पे लगा देगी तो 80 करोड़ लोग खाना कैसे बटेगा। सरकार के पास संसाधन क्या है, सीमित है। तो सरकार ने क्या बोल दिया कि यार हमने लक्ष्य तो रख दिया है, कंट्रोल है ये। ठीक है, सरकार ने क्या बोला, कंट्रोल कर लिया, लक्ष्य तो रख दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि अडानी भाई साहब आइए आप और क्या कीजिए, उत्पादन कीजिए। मतलब फिर क्या करेंगे, अडानी भाई साहब हर जगह क्या लगा रहे हैं, सोलर प्लांट लगा रहे हैं। लक्ष्य किसने तय किया, सरकार ने। उत्पादन कौन कर रहा है, अडानी अंबानी जो भी होंगे वो सब उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। लक्ष्य कोई और तय करेगा और लक्ष्य के लिए आगे बढ़ कोई और रहा होगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आपकी मिश्रित इकोनॉमी कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस प्रणाली का उद्भव के एक क्या हुआ, घटना के बाद होता है। इस प्रणाली का उद्भव क्या हो रहा था, एक घटना के बाद होता है। ठीक है, क्यों घटना के बाद हो रहा था, दरअसल इस घटना के पहले तक अमेरिका में क्या चल रहा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। मतलब सब कुछ किसके नियंत्रण में है, बाजार के नियंत्रण में है।
डिमांड सप्लाई उसके आधार पे क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, अपने हिसाब से स्वतः रेगुलेट हो रहा है, उसको किसी प्रकार के रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अचानक से 1929 में क्या होता है, एक मंदी आती है। 1929 में क्या होता है, एक मंदी आती है, और इस मंदी से अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ता है। इसका इंपैक्ट कहां पे पड़ता है, भारत में भी पड़ता है। हिस्ट्री पढ़ लिए, ठीक है, तुम जो पढ़ चुके हो मैं बार बार वहीं से पूछूंगा। तुमने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री में कहीं पे आया रहा होगा 1929 का 29 का ग्रेट डिप्रेशन। कहां पे आया होगा एग्जैक्टली मैं बात करूं तो जब आपने क्या पढ़ा होगा, कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन हो गए, कृषक आंदोलन कहीं पढ़े होंगे, किसानों के आंदोलन, किसानों ने आंदोलन कर दिया क्योंकि उनकी कपास की फसल का मूल्य नहीं मिल रहा था। दरअसल कपास की फसल का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस मंदी के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये सब खरीदना बंद कर दिया गया। ऐसी घटना इसके पहले कब देखने को मिली थी, 1781-82 में, जब क्या हो रहा था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रही थी, अमेरिकन क्रांति हो रही थी, अमेरिका आजाद हो रहा था किसके चंगुल से। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो बस सब पे राज कर रहा था, ब्रिटेन, है ना। बाकी भी कर रहे थे लेकिन छोटी छोटी जगहों पे, ठीक है। बस ब्रिटेन कहां नहीं मिलेगा तुमको राज करता हुआ, पूरा कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेगा ब्रिटेन, शायद एक देश है कोई सा, बाकी नहीं मिलेगा। अफ्रीका में, अफ्रीका में कौन राज कर रहा था, पुर्तगाल, फ्रांस, ये लोग राज कर रहे थे, जर्मनी। ब्रिटेन के पास क्या आया था, बंटवारा हुआ था, ठीक है, बंटवारा हुआ था, पूरी दुनिया के मैप को रखा गया, पूछा गया यूरोपियन कंट्री से जो उस समय पावर बोलते हैं तुम कहां कहां चाहिए, तो ब्रिटेन ने क्या मांगा, एशिया मांगा था। एशिया में सब सर्वाधिक राज करते हुए कौन मिलेगा आपको, हमेशा हर जगह ब्रिटेन ही मिलेगा, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भारत हो, चाहे आपका इंडोनेशिया हो, चाइना हो, हर जगह कौन मिलेगा आपको, ब्रिटेन मिलेगा। ब्राजील में जाओगे तो कौन मिलेगा, सॉरी ब्राजील नहीं, दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो कौन मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, पुर्तगाल मिलेगा। फ्रांस पुर्तगाल यहाँ है, कुछ समय के लिए थे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे ना। फ्रांस पुर्तगाल कहाँ मिलेगा, वहां पे मिलेगा, ठीक है। ब्राजील की भाषा क्या है, पुर्तगाली बोलते हैं वो लोग, हैं ब्राजील में, बोलते क्या है, पुर्तगाली बोलते हैं, उनकी नेशनल लैंग्वेज क्या है, पुर्तगाली है, पोर्चुगीज, है ना। इस ऐसे ही है, आपका इधर बांट लिए गए थे उनके द्वारा, क्या बोलते हैं, अफ्रीका को बांट लिया, ठीक है। खैर, तो ये क्या है, ये अमेरिका में क्या हो रहा था, महान मंदी आई, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अब ये ग्रेट डिप्रेशन जो भी हो रहा था उसका मूल कारण क्या मान लिया गया, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कारण हो रहा है। अब जब पता चल गया ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कारण है, अमेरिका में क्या चल रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो उनने क्या बोला, यदि इससे कारण समस्या आ रही है तो हम इस समस्या, इस कारण को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो उनने उस कारण को खत्म करने के लिए क्या तरीका अपनाया, जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, लिख लेंगे इसको। इस भाई साहब को क्या कहा जाता है, जेएम कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स लिख लेंगे कहीं पर, ठीक है। इन भाई साहब की पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, वैश्विक मंदी चल रही थी, तब इन भाई साहब ने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उनने क्या बताया, एक वे फॉरवर्ड बताया कि हम कैसे इस समस्या से उबर सकते हैं और आने वाले समय में इस प्रकार की समस्याओं में हम नहीं उलझेंगे, ठीक है। तो वो जो उनने रास्ता दिखाया, उस रास्ते को किस नाम से जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक को, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुक्त बाजार प्रणाली का क्या है, समर्थन प्राप्त होता है। ज्ञातव्य होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रूस। आज की तारीख में रूस भी नहीं है, सही बताऊं तो, है ना। आज की तारीख में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चाइना, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। रूस, चाइना और उत्तर कोरिया, ठीक है, यदि इकोनॉमी होगी वहां तो, ठीक है। क्या हो गया आपका, चाइना हो गया और उत्तर कोरिया हो गया। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जांपल, पूरा यूएसए का पूरा कॉन्टिनेंट उठा लो, पूरा यूरोप उठा लो, सब कुछ क्या है उसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था किसका बेस्ट एग्जांपल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ठीक है। ये जॉन मेनार्ड केन्स थे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनके विकास की स्थिति के आधार पर भी डिवाइड किया जाता है कि कहां कहां पे उनका विकास हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या है, 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर आता है, ठीक है, या प्रथम विश्व के देश। इसको इस तरीके से देखो कि वो सभी देश जहां पे विकास की प्रक्रिया प्रथम औद्योगिक क्रांति में चालू हो गई थी। प्रथम औद्योगिक क्रांति कब चालू हुई थी, प्रथम औद्योगिक क्रांति कब चालू हुई थी, अभी चर्चा कर रहे थे पीछे,
16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी मोटा मोटा मान लो, ठीक है, 1600 कुछ में चालू हो गई। तो उस समय जहां पे जिन देशों में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति चालू हो गई, वो अपनी विकास की प्रक्रिया में बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। इसको इस तरीके से समझो कि आपके गांव में समझो 50 घर होंगे, किसी घर में किसी जमाने में किसी व्यक्ति ने क्या किया होगा, डिग्री ली रही होगी और नौकरी लगी रही होगी उसकी, तो वो आज उसकी विकास की प्रक्रिया उसके घर की काफी आगे होगी कंपेयर टू उस व्यक्ति से जिसके परिवार में अभी जाके पहला व्यक्ति क्या हुआ होगा, ग्रेजुएट हुआ होगा, उसकी नौकरी लगेगी अब, ठीक है। तो वो विकास के अलग स्तर पे होगा, क्योंकि उसके यहाँ पे विकास कब चालू हो गया, वो 16वीं शताब्दी में चालू हो गया था, ठीक है। और उस व्यक्ति के यहाँ विकास कब चालू हुआ, जिसकी नौकरी अभी अभी चालू हुआ है ना। तो जिसके वहां पहले विकास चालू हो गया, वो सब क्या हो गए, विकसित देश हो गए, वो सब क्या हो गए, विकसित देश हो गए। उनने अपने संसाधनों का उच्चतम स्तर पे क्या किया, दोहन किया। जहां बाजार क्या है, बाजार कीमत क्रियाविधि क्या होती है, प्रचलित होती है। बाजार कीमत क्रियाविधि क्या होती है, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत तय की जाएगी। समझो कि ये क्या है, एक कार थी मार्केट में, ये एक नहीं 10 रख लो, ठीक है, 10 कार थी मार्केट में इन 10 कारों के लिए डिमांड कितनी थी, 10 ही थी, सप्लाई कितनी, 10, डिमांड कितनी, 10। और सामान्य तौर पे सामान्य परिस्थिति में इसकी कीमत क्या थी, 10,000 रुपए थी। 10 कारें बाजार में, 10 लोग क्या खरीदने वाले हैं, 10 कारें हैं, 10 लोग खरीदने वाले हैं, सामान्य कीमत क्या होती है, 10,000 रुपए। अब समझो अचानक से किसी क्या हुआ, यहां पे खरीदने वालों की संख्या 10 से बढ़ के कितनी हो जाए, 20 हो जाए। सबके पास भटा पैसा है, सबके पास भटा पैसा है, और खरीदने वालों की संख्या कितनी हो जाए, 20 हो जाए। क्या अब जो बेचने वाला है उसकी कीमत 10,000 ही रखेगा, उसको दिखेगा यार पैसा आ रहा है, वो बढ़ा के कीमत 10,000 से कितनी कर देगा, 20,000, 25,000, 30,000, क्योंकि पता है सामने वाला क्या है, खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, अचानक चीजों की डिमांड बढ़ गई, तो अचानक से वस्तुओं की कीमत भी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि पता है सामने वाले व्यक्ति को कि ये तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। तो विकसित देश जहां पे क्या होगा, बाजार कीमत क्या होती है, क्रियाविधि होती है। बाजार कीमत क्रियाविधि मतलब कि वस्तुओं की कीमत क्या होती है, बाजार पर होती, छोड़ दी जाती है। यदि और बाजार पे जो कीमत बाजार पे छोड़ दी गई है वो कैसे रेगुलेट होगी, तो यदि डिमांड ज्यादा है तो उसकी मूल्य बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए भाई वही आप बात करेंगे, ये पर्टिकुलर मोबाइल है, आज ही लॉन्च हुआ था, इस मोबाइल की कीमत क्या रखी गई थी, 22,000 रखी गई थी। अचानक से कंपनी को पता चला यार डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उन्हें क्या कर दिया, कीमत थोड़ी सी बढ़ा दी। डिमांड ज्यादा, लोग खरीदेंगे तो कमाई भी क्या कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया क्या, प्रथम विश्व के देश, ठीक है। दूसरे क्या आते हैं आपके, इसमें क्या हो गया, वही पूरे जितने भी आपको इसमें सिंपल सा अगर मैं रखना चाहूँ तो जितना भी 2 कॉन्टिनेंट पूरे पूरे रख लो। कौन सा, एक यूरोप कॉन्टिनेंट और दूसरा कौन सा आपका, नॉर्थ अमेरिका। यूरोपियन कॉन्टिनेंट और दूसरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा का पूरा इसमें रखा जा सकता है। एक और रखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, ओशियनिया, ठीक है। ओशियनिया में कौन सा, हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको रख सकते हैं। ओशियनिया को पूरा नहीं रखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या है, हमारे आइलैंड नेशन है, ठीक है। ओशियनिया मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर जितने भी छोटे छोटे देश बसे हुए हैं ना, आइलैंड नेशन, क्या बोलते हैं उसको, द्वीपीय देश जितने भी बसे हुए हैं, पनामा वगैरह, तो वो सब अभी क्या है, विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो है, ठीक है। फिर आता है दूसरे विश्व के देश, सेकंड वर्ल्ड कंट्री। तो विभिन्न देशों का वह समूह जहां प्रशासित कीमत क्या है, क्रियाविधि क्या होती है, प्रचलित होती है। प्रशासित कीमत क्रियाविधि क्या होती है, जहां पे सरकार हर चीज को क्या कर रही होगी, कंट्रोल कर रही होगी, कीमतों को कंट्रोल कर रही होगी। जैसे उदाहरण के लिए कि इस पेन की कीमत हमारे देश में 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, ये किसने तय किया। हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम सबसे पहले उसको पलटते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं एमआरपी कितना लिखा हुआ है। सरकार कंट्रोल कर रही ना कीमत। एमआरपी का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में सिर्फ कहां चल रहा है, भारत में, किसी भी देश में दुनिया में नहीं है, सिर्फ कहां है, भारत में चल रहा है। क्योंकि भारत में सरकार क्या करती है, दरअसल लोक कल्याण के उद्देश्य से कीमतों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करती है। लोक कल्याण के उद्देश्य को क्या करती है, नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रही होती है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व के देश क्या हो गए, जहां पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म को प्रयोग में लाया जाता है। मतलब सरकार क्या कर रही होती है, चीजों को, कीमतों को, वस्तुओं की कीमतों को, डिमांड और सप्लाई को क्या कर रही होती है, नियंत्रित कर रही होती है, ठीक है। 1990 से पहले का सोवियत संघ, वर्तमान में चीन आदि, ये सब व्यवस्थाएं क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्राइस मैकेनिज्म के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे खुले बाजार की ओर क्या कर रही होती है, नीति अपना रही होती हैं। अब एक प्रकार और नाम मिल गया आपको, संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं। क्या होती है ये, संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं। भारत एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था है।
इसका मतलब यह होता है, पहली बात तो संक्रमण काल का मतलब क्या होता है? संक्रमण काल तुमको पता है तो फिर उसके आगे पीछे जो भी शब्द लगाने लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? संक्रमण काल का मतलब क्या होता है? आप किसी एक चीज से दूसरी चीज में क्या हो रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं। एक चीज से दूसरी चीज में मूव ऑन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था दरअसल किसकी ओर बढ़ रही है? विकसित की ओर बढ़ रही है। तो हम जब विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं तो एक फेज में होंगे। ये जो फेज होगा विकासशील से विकसित के बीच में, ठीक है, जैसे समझो ये विकासशील का पैरामीटर रहा होगा, ये विकसित का पैरामीटर रहा होगा, ठीक है। यहां से यहां पे कोई एक अर्थव्यवस्था जा रही होगी, समझो ये भारत की अर्थव्यवस्था है, तो जब ये भारत की अर्थव्यवस्था इस फेज में रहेगी तो ये किस रूप में जानी जाएगी? संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में जाएगी। और इस संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान में जो शब्द अपनाया गया है दुनिया में, उसको क्या कहते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमी। हिंदी में बोलेंगे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। क्या कहते हैं उसको? उभरती हुई अर्थव्यवस्था। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में दुनिया के 3-4 देश आते हैं। एक क्या होता है हमारा भारत, दूसरा क्या होता है हमारा हमारा नहीं, ठीक है, ब्राजील, तीसरा क्या आता है आपका जर्मनी, ठीक है, और चौथा क्या है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इस प्रकार के देशों को कहाँ रखा जाता है? संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में या उभरती हुई अर्थव्यवस्था में या इमर्जिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में रखा जाता है। ये सब कहाँ आती है? सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर में आती है, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में रखी जाती है, ठीक है। तीसरा क्या आता है? तीसरे विश्व के देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसमें क्या आता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हुए अधिकांश देशों ने विकास के लिए क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत वहां भी मिलेगा, भारत यहां भी मिलेगा। तो जिन भी देशों ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले अधिकांश देश कौन से हैं? जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हुए। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आजाद होने वाले लगभग सभी देश हैं। जितने भी देश आजाद हुए वो सब कब आजाद हुए? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हुए, चाहे वह एशियन कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो। लगभग सभी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही आजाद हुए। मूल कारण आप इतिहास की क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं तो कहां पढ़ लेंगे, ठीक है, मत पढ़ो अब। इसके बाद क्या आता है आपका? जैसे इसमें क्या हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान में इकोनॉमी होगी तो अपनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोग फ्रेंच जनसांख्यिकीविद अल्फ्रेड सोबी ने क्या किया था? इस चीज का प्रयोग किया था। किसने? अल्फ्रेड सोबी ने। किस चीज का प्रयोग? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का प्रयोग। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड सोबी ने किया था 1992 में। इन देशों क्या है? दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं तेल निर्यातक, दूसरे होते हैं तेल आयातक। ये तेल निर्यात न करने वाले। ऐसी कंट्रीज दो ही हैं। जो भी तेल निर्यातक कंट्रीज हैं वो सबका अपना एक संगठन बना हुआ है। उसको किस नाम से जानते हैं? ओपेक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओपेक नाम से जानते हैं। तेल निर्यातक कंट्री जितनी भी हैं उन सबको ओपेक नाम से जानते हैं। और बचा क्या? गैर तेल निर्यातक देश। जो गैर तेल निर्यातक है वो आयातक होगा। भारत निर्यातक है क्या? तेल का। तो हम आयात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से। कहां से आयात करते हैं? जो दे दे सबसे ले लेते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा तो लेगा ना सामने वाला, ठीक है। सामने वाला पैसा लेके जो भी दे रहा होगा सस्ते में हम ले लेंगे। अभी फिलहाल रसिया दे रहा था तो हमने रसिया से ले लिया, ठीक है। कल को कोई और देगा तो उससे ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही बाजार में क्या है, पोहे खरीदने जाओगे तो ऐसा थोड़े ना है कि रामलाल की दुकान से खरीदना है। श्यामलाल दे रहा है 50 रुपए में, रामलाल दे रहा है 49 रुपए में, धनिया लाल दे रहा है 48 रुपए में। धनिया लाल की दुकान से खरीदेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर आता है फोर्थ वर्ल्ड कंट्री, चौथे विश्व देश। तो विश्व के कई देशों का एक समूह जिसमें विकास के मार्ग के लिए क्या है? द्वंद्व की स्थिति में। ऐसे देशों में प्रगति के पथ पर, ठीक है, प्रगति के पथ पर यात्रा अभी शुरू की भी नहीं हुई है। इन्हें क्या है? अति निर्धन देशों की उसमें सूची में रखा जाता है। मतलब सामान्य भाषा में ऐसे देश जिनमें आज भी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से, वो सभी देश क्या है? फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ब्लैक कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? काला महाद्वीप किसको कहते हैं? नींद आ रही तुम लोगों को? ठीक है, काला महाद्वीप किसको कहते हैं? जीके कहीं पढ़ते हो? लूसेंट का जीके पढ़ डालो, ठीक है। लूसेंट जीके एक बार पढ़ डालो, उसको पढ़ लोगे तो ये सब क्या है? फैक्ट आने लग जाएंगे, है ना। काला महाद्वीप किसको कहते हैं? जहां काले लोग मिलते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। काला महाद्वीप किसको कहते हैं? जहां विकास की प्रक्रिया क्या है अभी प्रारंभ नहीं हुई, वो क्या है? हमारा अफ्रीका, ठीक है। जहां उसको क्या कहते हैं? अफ्रीका को, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्री जितनी भी, एक दो को छोड़ दे तो सभी लगभग क्या है? विकास की प्रक्रिया में पीछे हैं। एक दो कंट्रीज को छोड़ दें, जैसे एक दो कंट्री में एक ही को छोड़ सकते हैं, बाकी को नहीं छोड़ सकते। वो क्या है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी क्यों? क्योंकि वहां पे अंग्रेजों ने थोड़ा सा क्या कर दिया था? कृपा दृष्टि बना दी थी, ठीक है। तो बाकी सब जगह क्या है? विकास की प्रक्रिया आज भी प्रारंभ नहीं हुई है, अथवा विकास की प्रक्रिया में लोग पीछे हैं। तो वो सब किस रूप में जाने जाएगा? आपका
फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में जाना जाएगा, अथवा चौथे विश्व के देश के रूप में वो जाने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, 4 प्रकार से उसको डिवाइड किया जाता है। अब हमने वहां पे देखा था विकास की अवस्था के आधार पे 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक क्या होता है विकसित, दूसरा होता है विकासशील, तीसरा क्या होता है अल्प विकसित। तो सबसे पहले आता है विकसित। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है पढ़ते जाना आप। ठीक है, अब सुनते जाओ शांति से। विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, हमने पीछे कहीं बात करी कि विकास की प्रक्रिया कहाँ, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पहली बार कब चालू हुई इस दुनिया में, 16वीं शताब्दी के आसपास चालू हुई, 17वीं मोटा मोटा कर लो। ठीक है, तो ऐसे सभी देश जहां पर विकास की प्रक्रिया 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गई थी, इससे हुआ क्या, समझो कि आपके पास क्या थे, आपके पास कोयले का भंडार था, और कोयले का भंडार कितना था आपके पास, 1000 किलो का था। कितना था, 1000 किलो का। 17वीं शताब्दी में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, अब तक में तो सब क्या होगा, खत्म हो गया होगा। तो ऐसे सभी देश जिनने अपने संसाधनों का प्रयोग काफी पहले चालू किया था, और उनने अपने संसाधनों को पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, दोहन कर लिया है। 1000 किलो था, पूरा खत्म हो गया। संसाधनों को उन्होंने क्या कर लिया, पूर्ण रूप से दोहन कर लिया। उनके पास बाजार नहीं है, मतलब वो जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे ज्यादा क्या है वहां पे डिमांड, मतलब अपनी डिमांड से ज्यादा क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जैसे समझो कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन की बात करें, भाई ब्रिटेन यहाँ पे क्यों आया, ब्रिटेन यहाँ पे क्यों आया था, हिस्ट्री पढ़ ली है ना, सर ने समझाया होगा भाई ब्रिटेन यहाँ पे क्यों आया, बोले भारत पे ही कब्जा क्यों करना है, बगल में श्रीलंका था वहां पे कर लेते, भारत पे ही कब्जा क्यों करना है, क्योंकि उनके यहाँ पे औद्योगिक क्रांति कब चालू हुई, 16वीं शताब्दी में। उनके यहाँ जनसंख्या क्या लिमिटेड है, 100-200 लोग रहते हैं। आप अपनी क्षमता से, अपनी आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर कहीं तो बेचोगे ना, कहाँ बेचोगे फिर, जहां जनसंख्या होगी। जनसंख्या कहाँ थी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ हर काम क्या हो जाएगा, सफल होता है, कुछ असफल नहीं होता इधर, बस आपको करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज का क्या है, हर चीज को बेचा जा सकता है। ठीक है, हर चीज को बेचा जा सकता है, और हर चीज मतलब तुम्हारे दिमाग में जो जो आता होगा ना, सब बेचा जा सकता है, हर चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ऐसे देश जिनने क्या किया, विकास की प्रक्रिया पहले चरण में प्रारंभ कर ली थी 17वीं शताब्दी में, संसाधनों का पूर्ण दोहन हो चुका है। अब क्या है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास बाजार नहीं है, ऐसे सभी देश क्या कहलाते हैं, विकसित देश कहलाते हैं। और ऐसे विकसित देशों की सूची यदि हम बनाएं, सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट रखे जाएंगे बड़े स्तर पर, एक पूरा का पूरा यूरोप, दूसरा पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री है, इधर 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 नॉर्थ अमेरिका में कितनी, अच्छा उतनी दूर तो तब भी नहीं देख पाओगे। हाँ, नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री, अच्छा बड़ी कंट्री कितनी है, बड़ी कंट्री कितनी है नॉर्थ अमेरिका में, छोटी छोटी तो कई सारी है, 35। अमेरिका में स्टेट्स 50 है वो। हाँ, उनके झंडे में 50 हुए हैं ना, कितने हैं, 3 ही तो हैं। सबसे ऊपर कनाडा दिख रहा है, वो पिंक वाला कौन सा, उसके नीचे हरा हरा यूएसए दिख रहा है, उसके नीचे पीले पीला क्या दिख रहा है, मैक्सिको दिख रहा है। तीनों तो बड़ी कंट्री हैं, बाकी सब वहां नीचे नीचे छोटी छोटी पड़ी होंगी। ठीक है, अल सल्वाडोर वगैरह। मैपिंग कर लो, तुमको एक दिन बोला था मैपिंग के लिए। ठीक है, तुमको मैं इधर से जो बोलता, अनुभव से बोलता हूँ। ठीक है, कर लो, मुझे पता है समय है अभी, उसके बाद समय नहीं रहेगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो मैपिंग वगैरह कर लो, ये सब बहुत काम आएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका विकसित अर्थव्यवस्थाएं। फिर क्या आता है आपका विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पे क्या हुआ, विकास की प्रक्रिया थोड़ी देर से प्रारंभ हुई। ठीक है, विकास की प्रक्रिया थोड़ी देर से प्रारंभ हुई, मतलब वहां पे 17वीं शताब्दी में विकास चालू नहीं हुआ, वहां पे विकास कब चालू होगा, 19वीं शताब्दी में चालू हुआ होगा, मतलब थोड़ा सा देर से प्रारंभ हुआ विकास। थोड़ा सा विकास की प्रक्रिया क्या हुई, देर से प्रारंभ हुई, मतलब उन्होंने अपने संसाधनों का अभी फिलहाल पूर्ण दोहन नहीं किया है, फिलहाल पूर्ण दोहन नहीं किया है। वो सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं, हमारी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय थोड़ी सी क्या होती है, निम्न होती है, गरीबी क्या होती है, थोड़ी सी उच्च होती है, बेरोजगारी क्या होती है, थोड़ी सी उच्च होती है, और इस प्रकार की आर्थिक समस्याएं क्या है, लगातार बनी रहती हैं। वहां पे गरीबी बेरोजगारी वहां पे भी रहेगी, वहां पे भी गरीबी बेरोजगारी बनी रहेगी। अमेरिका में क्या बेरोजगारी नहीं है, क्या अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है, किसको इसको लगता है अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है, भुखमरी नहीं, गरीबी नहीं है, ठीक है, नहीं है क्या वहां, वहां यहां से ज्यादा गरीबी बेरोजगारी भुखमरी है। बस समस्या ये है कि हमको दिखाया नहीं जाता है। हमको क्या दिखाया जाता है, न्यूयॉर्क की गलियां दिखाई जाती हैं, ठीक है, हमको सैन फ्रांसिस्को की गलियां नहीं दिखाई जाती हैं।
जहाँ पे क्या होगा, कहीं कोई फ्रेडरिक सड़क किनारे भीख मांग रहा होगा, ठीक है, तो वो हमको नहीं दिखाया जाता है। और यहाँ वालों में क्या दिखाया जाता है, बेंगलोर की गलियां नहीं दिखाई जाती हैं, यहाँ पे तो क्या गढ़चिरौली में कहीं पे कोई पड़ा होगा भीख मांगते हुए, उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो मीडिया कैसा दिखाता है उसके आधार पे क्या होता है, नरेटिव तय होता है। तो विकासशील देशों का उदाहरण क्या है, भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, सऊदी अरेबिया, जितने भी देश आप सामान्य तौर पे सुनते रहते हैं वो सब क्या है, विकासशील की चरण में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनने विकास की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं की है, अथवा जिनके पास विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए संसाधन ही नहीं है, वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। यहाँ पे क्या होता है, कृषि का बोलबाला होता है, उद्योग धंधे नहीं होते हैं, सेवा क्षेत्र नहीं होता है, गरीबी उच्च होती है, बेरोजगारी उच्च होती है, भुखमरी उच्च होती है, हर प्रकार की समस्या यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सभी अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका को छोड़कर, ठीक है। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो सब किस में आती हैं, आपके अल्प विकसित श्रेणी में रखी जाती हैं, ठीक है। फिर आती है बंद अर्थव्यवस्था। पीछे हम कहीं चर्चा कर रहे थे कि यदि अर्थव्यवस्थाएं क्या कर रही हैं, सेल्फ रिलायंट होकर के किसी भी दुनिया के देश के साथ संबंध नहीं रख रही हैं, तो सब क्या कहलाएंगी, बंद अर्थव्यवस्था। अब ये संबंध किस चीज पे रखेंगी, 2 से 3 चीजों पे, ठीक है। जब मैं बात करता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है और ये दुनिया के सभी देशों के साथ क्या है, ओपननेस रखती है, खुले संबंध रखती है, इसका मतलब कि कुछ चीजों का क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज हो रहा होगा। वो कुछ चीजें क्या होती हैं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। एक क्या हो रहा होगा, पूंजी का एक्सचेंज हो रहा होगा। पूंजी का एक्सचेंज कैसे होगा, एफडीआई आता है हमारे देश पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है ना, विदेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे देश में आ रहा है, हम कहीं कर रहे होंगे। ब्रिटेन में विदेशी निवेश जो भी होता है, ब्रिटेन में विदेशी निवेश जो भी होता है, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, अपनी है। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कौन कर रहा है, भारतीय कर रहे हैं, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कौन कर रहा है, ये छोटे छोटे देश कर रहे हैं, फिजी और मॉरिशस वगैरह, ठीक है। दरअसल वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ का जो पैसा जो होता है काला वाला, वो घूम कर फिर के वापस लौट के आ जाता है यहीं से, है ना। ये सब घुमाने का क्या है, रोटेशन चला जाता है। तो हम क्या कर रहे होंगे, पूंजी का आदान प्रदान कर रहे होंगे, एक्सचेंज कर रहे होंगे, साथ ही साथ क्या कर रहे होंगे, श्रम का आदान प्रदान कर रहे होंगे। कुछ हमारे लोग अमेरिका में जाकर के काम कर रहे होंगे, कुछ अमेरिका के लोग यहाँ पे आकर काम कर रहे होंगे, ऐसा ही पूरी दुनिया के साथ हम चला रहे होंगे, ठीक है। भाई यहाँ के आईआईटी के बंदे पढ़े हुए वहां पे जाते हैं ना नौकरी करने के लिए, यही तो श्रम का एक्सचेंज है, ठीक है। तो श्रम का एक्सचेंज होता है, पूंजी का एक्सचेंज होता है, इसके अलावा क्या होता है, तकनीकी का एक्सचेंज होता है। तकनीकी हस्तांतरण नाम की चीज पढ़े हो कभी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे उदाहरण की बात करें, हमने राफेल खरीदा, तो राफेल बनाए जाएंगे यहीं पर, ये तकनीकी हस्तांतरण है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ या फ्रांस के साथ हमने क्या कर लिया, एक तकनीकी हस्तांतरण किया, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, एक प्रकार की खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पूंजी हो गया, श्रम हो गया, तकनीक हो गया, इस प्रकार के प्रत्येक क्या है, जो भी हस्तांतरण किए जाते हैं या जो भी एक्सचेंज किया जाता है या इसके आधार पर जो भी अर्थव्यवस्था निकल करके आती है, वो सब क्या कहलाती है, हमारी, ऐसा सब उल्टा पढ़ा रहा था मैं, खुली अर्थव्यवस्था पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया सब क्या था, खुली अर्थव्यवस्था का था। इसके उल्टा यदि होता है सब कुछ, तो क्या है आपका, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। जहां पे क्या होगा, किसी प्रकार की पूंजी, श्रम, तकनीक आदि आदि का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, वो सब क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था। वर्तमान में दुनिया में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं कहीं पे आपको उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर कोरिया चाइना और रशिया के साथ बकायदा खुल के व्यापार करता है, ठीक है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ भी। तो क्या है, उसके पास खुद कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है, उनके साथ खुल के व्यापार कर रहा है, मतलब वो भी क्या है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन एक स्तर पे क्या है, मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी सी बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था। और जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था वो सब क्या था आपका, खुली अर्थव्यवस्था, जो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्षेत्रक। क्षेत्रकों के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या हुआ, नहीं पढ़ना क्या अभी, क्या हुआ, मीटर डाउन है क्या, मीटर डाउन हो गया, नहीं पढ़ना, चलो ठीक है फिर, ठीक है। हाँ, क्षेत्रक पढ़ा दें, देखो आपस में मिलकर तय कर लो, ठीक है। क्षेत्रक पढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट का, 5 मिनट का टाइम है ना। क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है। तो हम हमारी इकोनॉमी में कई प्रकार की गतिविधियां कर रहे होते हैं, इन गतिविधियों को क्या कर दिया जाता है, कुछ सेक्टोरियल उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, क्षेत्र को में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें कि कोई कृषि कर रहा होगा,
कोई कर रहा होगा नौकरी, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई कहीं कृषि कर रहा होगा, कोई किसी उद्योग धंधे में काम कर रहा होगा, कोई स्विगी जोमेटो पे क्या कर रहा होगा, खाना पहुंचा रहा होगा, ठीक है। कोई कहीं रेलगाड़ी चला रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, किसी कंपनी में बैठ के कंपनी कैसे चलाई जानी चाहिए उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स के रूप में क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। कहीं कोई सरकार चला रहा होगा। इन सब को, सबके कामों के आधार पे क्या कर दिया जाता है, क्षेत्रकों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रकों में डिवीजन आता है, दरअसल कितने प्रकार के क्षेत्रक रखे जाते हैं, सामान्य तौर पर 3 प्रकार के रखे जाते हैं। सामान्य तौर पे कितने रखे जाते हैं, इकोनॉमी में 3 प्रकार के रखे जाते हैं। लेकिन चूंकि इकोनॉमी एक ऐसा सेक्टर है, या एक ऐसा इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जो लगातार क्या करेगा, ग्रो करेगा, और उसमें हो रही लगातार की विकास प्रक्रिया के आधार पे एक क्षेत्रकों के नहीं, काम करने वालों के या रोजगार के अलग अलग क्षेत्र उभर करके आते हैं। ये जो रोजगार के नए नए क्षेत्र लगातार उभर रहे हैं, इनको भी हमको कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो शुरू के 3 सेक्टर में तो फिट ही नहीं हो रहे थे। तो हमने कुछ और क्षेत्र विकसित किए। वो क्षेत्रकों के विकसित होने के आधार पर टोटल संख्या कितनी हो गई, वर्तमान में 5 हो गई, ठीक है। क्योंकि नए रोजगार के सेक्टर आ रहे हैं और वो नए रोजगार के सेक्टर इन 3 में कहीं फिट नहीं हो रहे हैं, तो हमने कुछ नए क्षेत्र क्या कर लिए, अपने लिए विकसित कर लिए। सबसे पहला क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र, क्या, प्राइमरी सेक्टर, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सामान्य तौर पे जब भी प्राइमरी सेक्टर कोई कहता है तो सबसे पहले दिमाग में बात ये आती है कि कृषि की बात कर रहा होगा, वो किसकी बात कर रहा होगा, कृषि की बात कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि हमको सामान्य बात याद नहीं रखनी है, कृषि के साथ साथ इसमें कुछ और चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे क्या होता है, उसमें माइनिंग आता है, कहीं कोई खदान बनी होगी, उसमें उत्खनन कार्य जो भी हो रहा होगा। यदि कहीं से कोयला निकाल रहे हो, कहीं से आप हीरा निकाल रहे होगे, कहीं से आप सोना निकाल रहे होगे, लिथियम निकाल रहे हो, जो भी निकाल रहे हो, कहीं भी उत्खनन जो भी कर रहे हो आप, खनन जो कर रहे हो, उत्खनन नहीं, जो भी खनन कर रहे हो आप, वो सब किसके रूप में आ जाएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में हर सेक्टर, एग्रीकल्चर में क्या आपका, जिसको आप एग्रीकल्चर कृषि कहते हो, अन्न उगाने वाला, वो भी, पशुपालन भी, मधुमक्खी कीट जितना भी पालन होता है आपका, ठीक है, पशुपालन, पेड़ पालन जो भी होता है, वो सब किस में आएगा, आपका इसी में आएगा, ठीक है। इसके बाद ये अच्छा फिशिंग लिखा हुआ है, फॉरेस्ट्री मतलब वन हो गया, ठीक है। मिनरल एक्सट्रैक्शन हो गया, मिनरल एक्सट्रैक्शन मतलब सरकार ने बोला कि हमको यहाँ पे गैस मिल गई, हमको यहाँ पे तेल मिल गया, भाई उसको तो एक्सट्रैक्ट करोगे ना। सरकार ने अभी 4 दिन पहले बोला कि हमको लिथियम मिल गया है, ठीक है, तो उसको तो एक्सट्रैक्ट करोगे। तो वो सब चीजें, तो ये सब चीजें किसमें रखी जाती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखी जाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फल उत्पादन, वन उत्पादन आदि आदि जो भी चीजें वो सब किसमें रखी जाती हैं, इसमें रखी जाती है, ठीक है। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। यदि आप इसमें से क्या कर दें, माइनिंग मिनरल वाले पोर्शन को हटा दें, तो जो भी चीजें वो सब कृषि संबंधित ही तो है। माइनिंग और मिनरल वाले पोर्शन के यदि आप हटा दें, तो जो भी चीजें वो सब कृषि संबंधित है। सरकार जब भी बोलती है ना कि हम कृषि के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोलती ना सरकार की हम मत्स्य पालन के लिए काम करेंगे, फलाने के लिए ये काम करेंगे, ढंग के लिए काम करेंगे। सरकार ने बोला कृषि के लिए काम करेंगे, उसमें सब चीजें स्वतः समाहित है, उसमें सब चीजें क्या हो जाती हैं, स्वतः समाहित हो जाती हैं। मतलब कोई मछली पाल रहा होगा, कोई गाय पाल रहा होगा, कोई पशुपालन कर रहा होगा, कोई पेड़ पौधे लगा रहा होगा, कोई फल उत्पादन कर रहा होगा, कोई सब्जी उत्पादन कर रहा होगा, वो सब चीज क्या आती है, कृषि के अंतर्गत आती है। और ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र आता है। इसके बाद क्या आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। अब आपने प्राथमिक क्षेत्र में कुछ उत्पादन किया, अब उस उत्पादित चीज का करेंगे क्या, आप कुछ का डायरेक्ट उपभोग कर लोगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सभी का डायरेक्ट उपभोग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें, पीछे चलो, यहाँ पे कोल का आपने उत्पादन किया, आयरन आपने निकाला, ऑयल निकाला, क्या कर लोगे अब इसका, कहीं तो प्रोसेस करोगे। जैसे मैंने कोल निकाला तो मैं इसको सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाऊंगा, किसी उद्योग धंधे में लेकर के जाऊंगा और वहां पे ऊर्जा उत्पन्न करूंगा, ठीक है। मैंने क्या यहाँ से निकला, आयरन निकला, तो मैंने जो भी आयरन नहीं निकलेगा, दरअसल क्या निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है, लौह अयस्क, लौह अयस्क निकालोगे, लौह अयस्क को निकालोगे, बाद में कहीं पे उससे क्या निकालोगे, लोहा निकालोगे, एल्यूमिनियम निकालोगे। तो जहां पे भी आप ये काम करोगे निकालने वाले का, जहां पे भी आप काम क्या काम करोगे, कोयले से बिजली उत्पन्न करने का, जहां पे भी आप क्या काम करोगे, ऑयल के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने का, या फिर ऑयल के एक्सट्रैक्शन का, ये जो भी आप काम जहां पे भी करोगे तो कहीं ना कहीं उद्योग धंधा लगाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में हो जाएगा कुटली में, कहीं ना कहीं कोई उद्योग धंधा लगाना पड़ेगा। जो उद्योग धंधा जहां पे भी लगा रहे हो वो सब किस में आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्माण में लगे होते हैं। मनुष्य जो भी वस्तु बना रहा होता है वो दरअसल कहां से आती है, प्राथमिक उत्पादों से निकल करके आती है। जैसे उदाहरण के लिए कि प्राथमिक सेक्टर में आप क्या करते हैं, जूट का उत्पादन करते हैं, और उसी जूट से बाद में क्या कर बनाएंगे, आप रस्सी बनाएंगे। प्राथमिक सेक्टर में आप क्या करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं। कपास एक वो है ना, फसल है, प्राथमिक सेक्टर में उत्पादन करेंगे। लेकिन उस कपास से आप कपड़ा बना रहे होंगे कहीं पे किसी मिल में,
तो मिल किस में आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। प्राथमिक सेक्टर में आप क्या कर रहे होंगे? कहीं पे आयरन ओर का उत्पादन कर रहे होंगे, उस आयरन ओर से बाद में कहीं लोहा निकाल रहे होंगे, तो लोहा निकालने की जो प्रक्रिया चलेगी वो कहां पे चलेगी? सेकेंडरी सेक्टर में। और आयरन ओर निकालने की प्रक्रिया कहां चलेगी? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने के उद्योगों में, छोटे पैमाने ग्रामीण उद्योगों जैसे क्या है, विद्युत, जल, लकड़ी के सामान, बर्तन उद्योग, जल संसाधन, जितने प्रकार के आप उद्योग जानते हैं ना, वो सब किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या कहते हैं इसको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? विनिर्माण क्या होता है? निर्माण और विनिर्माण सुने हो कहीं? निर्माण और विनिर्माण सुने हो कभी? नहीं सुने? दो चीजें होती हैं, एक होता है निर्माण, दूसरा क्या होता है? विनिर्माण। गडकरी जी सड़क बना रहे हैं, ये क्या है? निर्माण है। लेकिन रामलाल अपनी इस एक छोटी सी फैक्ट्री में खिलौने बना रहा है बच्चों के, वो क्या है? विनिर्माण है। परिभाषा के तौर पे इसको बात करें तो जब हम किसी एक इकाई के अंदर रह करके क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं और चीजों का उत्पादन कर रहे होते हैं, तो सब किस में आता है? विनिर्माण में आता है। और जब हम विकास की प्रक्रिया क्या कर रहे होते हैं? एकदम खुले में चला रहे होते हैं, तो सब किस में आता है? निर्माण की प्रक्रिया में आता है। क्या यहाँ पे सड़क बना सकते हैं गडकरी जी? हमेशा बोले 1000 करोड़ किलोमीटर सड़क बनाई, कहाँ बनाई? यहाँ 145 प्लॉट नंबर में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ टन का क्या है? खिलौने का उत्पादन इस फैक्ट्री से किया जा सकता है 145 से। ठीक है, तो वो क्या है? आपका विनिर्माण। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र। आपने फसल उत्पादित की थी पहले प्राइमरी सेक्टर में, उसको बाजार में लेकर के जाके बेचना था, बाजार में लेकर के अच्छा इसको और तरीके से समझो। ठीक है, आपने फसल उत्पादित की वहां प्राइमरी सेक्टर में, आपने समझो टमाटर का उत्पादन किया, टमाटर का आपने उत्पादन किया, जब टमाटर उत्पादित किया तो प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब आप क्या किए? उसको सरकार, वो आपने पढ़ा होगा ना एमपी इकोनॉमी में, खाद्य प्रसंस्करण पढ़ा है? फूड पार्क, फूड पार्क पढ़े ना? फूड पार्क किस चीज के लिए है? ताकि हम फसलों, जो भी उत्पादित फसल उसको क्या कर सके? कन्वर्ट कर सके, लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके, उसको नए उत्पाद में बना सके। जैसे आपने टमाटर से क्या बना लिया? केचप बना लिया। आलू से क्या बना लिया? वो चिप्स बना लिया। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज बना लिया। ठीक है, जो भी बनाना है। चिप्स बोलो तो बुरा लग जाता है लोगों को। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज। इससे होता क्या है? चिप्स की कीमत क्या होती है? अरे चिप्स की कीमत क्या होती है? 20 रुपए में आ जाती है ना, ढेर सारा वो पैकेट आता है, नाइट्रोजन के साथ भर के दे देते हैं वो। ठीक है, उतना ही फ्रेंच फ्राइज खरीदने जाओगे मार्केट में, कितने का आएगा? ठीक है, अगली बार जब भी मूवी देखने जाना तो खरीद के देखना, कम से कम 150 से 200 रुपए का। वही चीज है, वही चीज है, वही आलू है, दोनों आलू हैं। एक का हमने क्या नाम दे दिया? फैंसी नाम दे दिया। ठीक है, और उसको चिप्स बोल, बच्चे के बोलते हैं चिप्स खा ले, चिप्स खा ले बच्चा, कितना हल्का नाम लगता है, नाम भारी दे दो, फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, चीज महंगी हो गई। यही दरअसल क्या है? कहलाता है आपका फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। यही क्या है? फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया? उत्पादन किया किसका? टमाटर का। उसको हमने किसी फूड पार्क में लेकर के गए और उस टमाटर को उस पर्टिकुलर फूड पार्क में हमने क्या कर दिया? टमाटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? केचप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, किसमें कन्वर्ट? वो जो केचप वगैरह आते हैं, ठीक है, वो सब उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो प्रक्रिया आपने अपनाई कन्वर्ट करने की, ये किसमें चली? सेकेंडरी सेक्टर में चली। क्यों? क्योंकि आपने फूड पार्क क्या था? एक उद्योग था, वहां पे आपने काम किया। अब समझो कि उस जो भी उत्पादन हो गया है उसको बाजार में पहुंचाना होगा ना। ऐसा तो नहीं उसी कंपनी बैठे 4 लोग खाते रहेंगे दिन भर, रात भर क्या केचप खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, बाजार में लेकर के आना पड़ेगा। बाजार में कैसे लेकर के आएंगे आप? परिवहन करना पड़ेगा, उस फैक्ट्री से बाजार तक परिवहन करना पड़ेगा किसी उसमें रख करके। वो जो परिवहन है किसमें आएगा? टर्सरी सेक्टर में। वो किसमें आएगा? टर्सरी सेक्टर में। किसान ने पहले टमाटर का उत्पादन किया था, उसको कहां लेकर के जाना था? फूड पार्क में। परिवहन करना पड़ेगा, वो परिवहन कहां पे आएगा? टर्सरी सेक्टर में। सामान्य परिभाषा कि ऐसा क्षेत्रक जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के लिए क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा तृतीयक क्षेत्रक कहलाता है। किसान था, उत्पादन करना था टमाटर का, पैसा लगेगा, उत्पादन करने के लिए पैसा लगेगा ना। कहां से आएगा पैसा? बैंक देगा। बैंक किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। ठीक है, तो जो भी क्षेत्र, जो भी चीजें या जो भी सहायक चीजें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में क्या आती, काम आती हैं, या प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादन के लिए क्या करती, सहयोग करती हैं, वो सब किसमें रखी जाती हैं? तृतीयक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्रक में सेवाओं का उत्पादन शामिल है। सेवाओं का उत्पादन कहां हो रहा था? ये तो प्राइमरी या सेकेंडरी में, और उनके उत्पादन में सहायक चीजें कहां पे आएंगी? तृतीयक में। जैसे प्रशासन हो गया, जैसे क्या हो गया? प्रशासन, जैसे क्या हो गया? परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, ये सब चीजें किसमें रखी जाती हैं? तृतीयक क्षेत्रक में रखी जाती हैं। और ये सब चीजें किसमें सहयोग कर रही होती है? दरअसल
प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन में, प्रबंधन में, उनके मैनेजमेंट में, उसमें काम कर रही होती है। ठीक है, ये उत्पादन प्रक्रिया में क्या करती है, सहयोग या मदद करती हैं, जो हम बार बार कर रहे थे कि प्राइमरी सेकेंडरी के लिए क्या होंगी, सहायक होंगी। इसके बिना कुछ नहीं चलना है, इसके बिना कुछ नहीं चलना है भाई। उदाहरण की बात कर लें कि भाई एक किसान है, ठीक है, किसी गांव क्षेत्र में बैठा हुआ, वो किस चीज का उत्पादन कर रहा है, फूल का उत्पादन कर रहा है। मान लो फूल की सेल्फ लाइफ कितनी होती है, जीवन काल क्या होता है फूल का, एक दिन भी नहीं होता है। ठीक है, कितना, एक दिन भी नहीं होता। नेताजी के गले में आ गया गलती से तो आधे घंटे भी नहीं होता है। ठीक है, मसल के रख देते हैं उसको। ठीक है, और गलती से 3 नेताजी हुए, एक की गर्दन से निकलेगा, तीनों के गर्दन में जाना है उसको बेचारे को। ठीक है, एक दिन भी नहीं होती सेल्फ लाइफ उसकी, फिर कैसे बचाएंगे आप उसको। तो या तो आप क्या करेंगे, फूड पार्क में लेके जाएंगे, वहां पे एक कोल्ड चेन नाम की व्यवस्था होगी, शीत प्रशीतक ग्रह, वहां पे रख देंगे, लंबे समय तक चलेगा। एक ये व्यवस्था हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ही किसान के घर उसमें खेत से उसकी कटाई हो गई, तुरंत आप उसको कहां पे लेकर के जाएं, बाजार में। अब तुरंत बाजार में लेके जाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास परिवहन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तब तो आप बाजार में लेकर के जाएंगे। पर चलो बाजार पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं, 2 दिन तो उसकी सेल्फ लाइफ ही नहीं थी। ठीक है, तो ये है, ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का क्या करती है, सृजन करती है। इसलिए तृतीय क्षेत्र क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे होते हैं। किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ताकि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर क्या कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, अब आता है चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पीछे बात करी कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय में बहुत सारी चीजें हमने शामिल कर ली थी, नए नए सेक्टर उभर के आ गए। पहले क्या हो रहा था, दुनिया में सभी लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ खेती कर रहे थे, सिर्फ खेती कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। खेती से उब गए तो उन्होंने क्या कर दिया, 17वीं शताब्दी में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चालू कर दिया, उद्योग धंधे चालू कर दिए। उद्योग धंधों से भी उब गए तो उन्होंने कुछ नया सेक्टर ढूंढ के लाते, तो उन्होंने क्या कर दिया, तृतीय क्षेत्र पे आ गए, सेवाएं प्रदान करने लगे। अब क्या है, लोग पढ़ाई करने लग गए। ये जहर काम क्या है। ठीक है, लोग पढ़ाई करने लग गए, लोग नौकरी करने लग गए, और इन पढ़ाई और नौकरी के कारण भी क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्या हो, अलग अलग प्रकार के रोजगार उत्पन्न होना चालू हो गए। और वो उन तीनों सेक्टरों में कहीं फिट नहीं हो सकते। क्या पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को कृषि के साथ रखोगे, नहीं रखोगे। क्या उसको पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को आप उद्योग धंधे में रख सकते हो, मजदूरी करवा सकते हो, रेड कॉलर जॉब नहीं करवा सकते। क्या पढ़ाई करने वाले व्यक्ति से हम क्या करवाएंगे, गाड़ी चलवा लेंगे फिलहाल के लिए, नहीं चल। दरअसल पढ़ाई करने वाला भी व्यक्ति ही तृतीय क्षेत्र चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है, लेकिन उसके अपने मायने हैं। ठीक है, तो चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र क्या है, एक उन्नत रूप है। भाई बैंक में कोई काम कर रहा होगा ना, तो बैंक में जो बैंक कर्मचारी काम कर रहा है उसको हम किस में रखेंगे, अब पूरी बैंकिंग व्यवस्था कहां रखे हुए हमने, तृतीयक में। परिवहन क्षेत्र में कोई, जैसे वहां पे क्या था आपका, प्रशासन वाला एक पोर्शन था। ठीक है, एक क्या था आपका यहाँ पे, प्रशासन वाला पोर्शन था। प्रशासनिक व्यवस्था कहां पे, तृतीय क्षेत्र में है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कहां मिलेगा, चतुर्थ क्षेत्र को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र क्या एक उन्नत स्वरूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाओं क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ज्ञान मतलब पढ़ाई लिखाई वाला, नॉलेज सेक्टर जो भी आपका, वो कहां रखा गया है, इसमें। ठीक है, तो चतुर्थ क्षेत्र में क्या किया जाता है आपका, मुख्य सामान्य तौर पर सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना, इत्यादि इत्यादि। सामान्य तौर पर उदाहरण में क्या लिखोगे, तो जितने भी आपके प्रोफेशन है, वकालत हो गया आपका, डॉक्टरी हो गया, ठीक है, शिक्षण हो गया, ये सब चीजें किसमें आ जाती है, हमारी चतुर्थ क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, और आखिरी में क्या आता है हमारा, पंचम क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, सेकेंडरी क्या करेगा, टर्सरी क्या करेगा, फोर्थ सेक्टर वाला क्या करेगा, क्वार्टरी सेक्टर वाला क्या करेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, क्वीनरी सेक्टर वाला डिसाइड करता है। पंचम क्षेत्र वाला, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, कौन डिसाइड करेगा, घर का मुखिया। तुम्हारा घर कैसे चलेगा, ये घर का मतलब, जुलाई का सीजन आ गया, अगस्त का सीजन आ गया, घर में खेती कौन सी, मतलब क्या बुआई होगी, धान बोएंगे तो कौन सी बोएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, घर का मुखिया डिसाइड करेगा। घर का मुखिया कौन है, इधर बैठा हुआ है। ठीक है, घर का मुखिया यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब एक नया क्षेत्र उभर करके आ रहा था, वो नया क्षेत्र दरअसल किस प्रकार काम कर रहा था, तो पंचम क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इसमें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है। पंचम क्षेत्र में जो लोग आते हैं उन सबको किस में रखा जाता है, गोल्ड कॉलर में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, पंचम क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं। ठीक है, जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, ये अपने संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण, बीएचईएल है, बीएचईएल एक महारत्न कंपनी है, उसमें कुछ बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, सॉरी डायरेक्टर तो एक ही रहेगा, बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होंगे। आने वाले वर्ष में बीएचईएल किस किस चीज का प्रोडक्शन करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, ये सब कौन तय करेगा,
वो बोर्ड मेंबर और डायरेक्टर तय करेंगे। वो सब मिलकर के आपस में निर्धारण करते हैं कि हमको कैसा उत्पादन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर उदाहरण की बात कर लें कि भाई आने वाले वर्ष में इस देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, ये कौन तय करेगा? मोदी जी तय करेंगे, सरकार, मोदी जी और उनके मंत्री जो भी होंगे वो सब मिलकर के तय करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, दरअसल नीति निर्माण कर रहे हैं ना। ये सब क्या कर रहे हैं, नीति निर्माण कर रहे हैं। ये सब क्या करते हैं, निर्णय उसमें की पोजीशन में होते हैं। कैसे विकास करना है, कैसे वृद्धि होनी है, कैसे हमको क्या करना, आगे बढ़ना है अगले 1 वर्ष में, ये सब करने में क्या होती है, इन लोगों की भूमिका होती है। इसमें मुख्यतः उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, ये तो चाहे मोदी जी के कैबिनेट मंत्री रख लो या फिर आदि आदि लोग, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात है, भोपाल नगर निगम कैसे विकास करेगा, ये कौन तय करेगा? तो भोपाल नगर निगम जो भी आयुक्त होगा और जो भी हमारा ये पार्षद और मेयर होंगे वो मिल करके तय करेंगे। तो पार्षद, मेयर, निगम आयुक्त सब किस में आएंगे, पंचम क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। कंपनियों व्यवसायों के उच्च प्रबंधक, बोर्ड मेंबर जिनको कहा जाता है, ठीक है। शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय प्रबंधक, ये सब लोग किस में रखे जाते हैं, पंचम क्षेत्र में। मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं, नीति निर्माण करते हैं, नीति निर्णय करते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं, वो सब किस में रखे जाते हैं, पंचम क्षेत्र में रखे जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, वरना कहानी फिर क्या हो जाएगी, लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द क्या लिखा हुआ है, क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। अभी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, क्रोनी कैपिटलिज्म से कंटिन्यू करेंगे। नई सब टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।